तानिया शोर मचाए जा रही थी। बॉस अपनी घिनौनी हंसी हंसे जा रहा था। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े जा रहा था। चिल्लाते चिल्लाते अब वो थक गई, गला सूख गया, खरखराने लग गया, आंखों से उसके आंसू बहने लगे। लेकिन उसके बॉस को जरा सी भी रहम नहीं आ रही थी। बॉस उसके ठीक पास आकर बैठ गया, अपने हाथों को उसके मखमली गालों पर स्पर्श करने लगा। तानिया ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ने लगी। बॉस, क्या मुलायम मक्खन जैसे गाल है, गुलाब की तरह क्या होठ है। चल आजा, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ, तेरी नौकरी पक्की। तानिया, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। बॉस, पता है, तभी तेरे में अलग ही मजा आएगा, आजा, कहते हुए अपने नशे से भरी लाल आंखों को उसकी तरफ लेकर आया। तानिया ने अपने नाखून उसके मुंह पर मारकर उसे धक्का दे दिया। वो उससे थोड़ा दूर हटकर गिरता है। तानिया उठी दरवाजे की ओर भागने को हुई। बॉस ने तुरंत उसका पैर खींच लिया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी, मुंह के बल जिससे उसके नाक से खून बहने लगा। बॉस ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। वो छुड़ाने लगी। पूरी कोशिश के बाद भी वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मजबूत पकड़ की वजह से वो वही अटकी हुई थी। तानिया गिड़गिड़ाते हुए, देखो मुझे पीस जाने दो। बॉस, अरे रिलैक्स, जाने दूंगा, बस एक बार मान जाओ अपनी मर्जी से। तानिया, अरे तुम्हें प्यास बुझानी है तो किसी धंधे वाली के पास जाओ, मुझ जैसी शरीफ लड़की को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी बहन की उम्र की हो। अपना रोना बंद कर, मेरी कोई बहन नहीं है। तानिया जब अपने आप को छुड़ा नहीं पाई, बगल में टेबल पर कांच का गिलास खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो नीचे किसी की कार के ऊपर जाकर गिरा। कार वाले ने बाहर निकलकर देखा, अपनी कार के ऊपर गिलास फेंकने की बदतमीजी के लिए ऑफिस में गया। गिलास बाहर फेंकते ही बॉस को गुस्सा आया। उसने तानिया को जोर से सोफे पर धक्का दिया। तानिया सोफे पर गिरती हुई उठी। बॉस ने तुरंत उसको पकड़ना चाहा तो वो हाथ नहीं आई, लेकिन बाजू का कपड़ा फट गया। अब उसने एक हाथ से खुद के फटे हुए कपड़े को छुपाया, दरवाजे की ओर भागी। कुंडी खोलकर दरवाजा खोलती तब तक बॉस ने उसे पकड़ लिया, वापस सोफे पर धक्का दे दिया, उसके पास गया। तानिया अब बस रोए जा रही थी, आंखें बंद कर ली उसने। बॉस जैसे ही उसके ऊपर चढ़ने को हुआ, किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़े, बालों से ही पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। बॉस गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए, तू कौन है, बिना परमिशन के अंदर कैसे चला आया? तानिया ने आंख खोली। आंख खोलते ही सोफे से उठी, सामने अपने जीजाजी अविनाश को पाया। अविनाश ने तानिया को थोड़ा नजर झुकाकर देखा। बॉस, तुझसे पूछ रहा हूँ, बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में कैसे आया? कौन है तू? अविनाश, मुझे नहीं जानता, मैं तेरे जैसों का धरती पर यमराज हूँ और यमराज को परमिशन की जरूरत नहीं होती। कहते हुए उसका कॉलर पकड़कर मुंह पर एक मुक्का मारता है। अविनाश मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को हाथ लगाने की? कहते हुए मारता चला गया। मारते मारते अधमरा हो गया। कॉलर पकड़कर उसे अपने फेस के सामने लाया, गाल पर हाथ रखकर हिलाया। अब वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अविनाश ने उसे वही जमीन पर पटक दिया। तानिया ने अपना दुपट्टा उठाकर फटी हुई बाजू को छिपाया। तब अविनाश ने उसे अपना कोट उतारकर रुमाल निकाल कर दिया। नाक से बहते खून को साफ करने के लिए तानिया ने कोट पहना, खून साफ किया, लेकिन अभी भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अविनाश, अब सब ठीक है, रोना बंद करो, चलो बाहर, तुम्हें घर छोड़ दो। तानिया ने पास में पड़े अपने पर्स को उठाया और केबिन से बाहर निकली। अविनाश पीछे से बाहर जाते जाते जमीन पर पड़े बॉस को लात मारते हुए निकला। दोनों ऑफिस के बाहर आए। अविनाश कार में बैठा, अंदर से हाथ मारकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। अविनाश, खड़ी क्यों हो, बैठो। सिर नीचे किए हुए तानिया कार में बैठ गई। अविनाश ने कार तानिया के घर की ओर मोड़ दी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद भी जब तानिया घर नहीं पहुंची तो घर में सब परेशान हो गए। अनीता बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। नीलम आश्वासन देते हुए, अनीता, परेशान हम भी है, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी, क्या पता किसी दोस्त के घर गई हो पढ़ाई के सिलसिले में। अनीता, ठीक है भाभी, मान लिया आपकी बात, लेकिन उसके पास फोन तो है ना, बता तो सकती थी, लेकिन नहीं, आने दो उसे, अच्छे से खबर लेती हूँ। यशराज, पानी पीते हुए, अनीता, तू बहुत बच्ची को डांटती है, जरा कम डांटा कर। तानिया आए तो उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसे प्यार से समझाना। अनीता, जी भैया, लेकिन आए तो सही ना, नालायक कहीं की। तभी घर की डोरबेल बजी। सामने अविनाश और तानिया को देख अविनाश के कोट में उसे देखते ही अनीता घबरा गई। तुरंत दरवाजे से इधर उधर देखते हुए तानिया को जल्दी से घर में खींचा। उसकी हालत देखकर यशराज और नीलम भी सोफे से उठ खड़े हुए, घबराते हुए उसके पास आए। अनीता ने अंदर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तानिया माँ से चिपक कर रोई जा रही थी। नीलम, क्या हो गया तानिया बेटा? अविनाश, सब ठीक है, बस थोड़ी डर गई है, संभालो, अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है, कुछ पूछना मत। कहते हुए अविनाश सिर नीचे किए चला गया। यशराज, अनीता, तानिया को अपने कमरे में ले जा। नीलम, बच्ची के लिए खाना लगा, उसे भूख लगी होगी। अनीता रूम में उसे ले गई, बेड पर बिठा दिया। बाद में नीलम खाने की थाली अंदर ले आई, उसके पास साइड में रख दी। वो अभी भी रोए जा रही थी, कोट अभी भी पहना हुआ था। नीलम ने अलमारी से दूसरा सूट निकाल कर दिया। नीलम, तानिया मेरी बच्ची, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, ये ले सूट चेंज कर ले और खाना खा ले, तुझे जब मन हो तब बताना, तुझ पर कोई प्रेशर नहीं देगा, ले कपड़े चेंज कर ले। इतना सुनते ही तानिया और फुट फुट कर अब नीलम के गले लग गई। रोते हुए बोली, मामी जी, माँ, आज अगर अविनाश जीजू नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। अनीता, तानिया पूरी बात बता, और अविनाश ने तुझे बचाया कैसे? वो माँ, मैं अपनी पढ़ाई का खर्च अब खुद उठाना चाहती थी, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करने की सोची। तानिया ने सारी बात डिटेल में बताई और फिर रोने लगी। नीलम, रो मत, और तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, भगवान की दुआ से इतने बुरे दिन नहीं है, ऐसा मत सोच। हमारे घर के हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगे, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई पर, समझी? आज के बाद कोई जॉब ढूंढने गई तो देख बहुत पिटाई लगाऊंगी। कहते हुए गले लगा लिया। तानिया, ओके मामी। अनीता, चल चेंज कर, मुंह हाथ धोकर फिर खाना खा। मैं चेंज करके आती हूँ, लेकिन मुझे भूख नहीं है। अनीता, बेटा कुछ खा ले, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे आराम करना है। लेकिन बेटा तानिया। नीलम, अनीता कोई बात नहीं, आराम करने दो, बाद में खा लेगी, अभी थोड़ा नॉर्मल होने दो। जा बेटा तानिया, चेंज कर ले। तानिया, जी मामी जी। उधर अविनाश अपने ऑफिस वापस चला गया। ऑफिस में आया तो विवेक ने उससे पूछा, विवेक, अविनाश तुम घर गए थे तो वापस क्यों आ गए? अब तो वैसे भी घर जाने का वक्त हो रहा है। अविनाश, तुझे किसने कहा कि मैं घर गया था? कामिनी, अविनाश वो तुम्हें देखकर कह रहा है, अगर तुम घर नहीं गए तो कोट कहाँ छोड़ा है? अविनाश, अरे हाँ, मैं घर गया था, वही भूल आया, मैं तो वापस फाइल लेने आया हूँ, जो मैं यही भूल गया था, मैं लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। कामिनी, तुम भी घर निकलो अपने। कामिनी, नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। विवेक धीरे से बुदबुदाते हुए, अब ये क्या करेगी वहाँ जाकर? कामिनी, विवेक तुम कुछ बोल रहे हो या मेरे कान बज रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा, चलो ना, वैसे तुम्हें कुछ काम है। कामिनी, हाँ, मुझे अविनाश के परिवार को अपने बर्थडे की पार्टी का कार्ड देना है, और ये लो तुम्हारा कार्ड, कल मेरा बर्थडे है, मेरे घर पर मैंने छोटी सी पार्टी रखी है। एक कार्ड विवेक को पकड़ा दिया। अविनाश,
ओके चलो, कहते हुए अविनाश अपने कैबिन से जरूरी फाइल लिए बाहर आया। तीनों एक ही कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में विवेक को घर छोड़कर वो अपने घर आगे निकल गए। उधर अवनी को अपनी मां ने सारी बात बताई फोन पर आज के बारे में, जिसे सुनकर अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। अभी तक किसी को तानिया के साथ हुई घटना के बारे में बताया नहीं था। अविनाश ने जैसे ही डोरबेल बजाई, खुशी ने दरवाजा खोला। अविनाश कामिनी के साथ मुस्कुराते हुए आया, जिसे देख अवनी को और गुस्सा आ गया। सोफे पर से उठकर सीधा उसके पास गई। कामिनी परिवार वालों से बात शुरू करती, इससे पहले ही अवनी ने अविनाश को खींचकर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। आखिर अवनी ने हाथ उठाया क्यों? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 17। अवनी के थप्पड़ मारते ही सब उसकी ओर देख रहे थे। अविनाश को एकदम गुस्सा आ गया। उंगली दिखाते हुए कुछ बोलता, उससे पहले अवनी बोल पड़ी, अवनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हद होती है यार। कामिनी मन में खुश होते हुए, अरे वाह, यहाँ तो मेरे आग लगाए बिना ही गलतफहमियों की चिंगारी उठ रही है। नीता, अवनी बेटा तुमने अविनाश पर हाथ क्यों उठाया है? क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। शिवानी, कितनी बेशरम हो, अपने पति पर हाथ उठा दिया। कुछ भी किया हो लेकिन पत्नी अपने पति पर हाथ नहीं उठा सकती। तुम्हारी माँ ने कभी समझाया नहीं? वैसे क्या किया अविनाश ने? कामिनी, अवनी अविनाश ने क्या किया जो तुमने उसे सबके सामने ही थप्पड़ मार दिया? सबको पता चलना चाहिए ना। अवनी अविनाश को घूरे जा रही थी। ऐसे मुझे घूर के क्या देख रही हो? आखिर मुझे बताओगी मैंने किया क्या? अवनी, ज्यादा अनजान मत बनो, तुम्हें अच्छे से मालूम है थोड़ी देर पहले क्या करके आए हो। क्या करके आए हैं भैया? खुशी ने कहा। अवनी, बताती हूँ। खुशी, तुम्हारे भैया अपने जहन में पली इस गलतफहमी को सही साबित करने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझसे निशा भाभी के सुसाइड करने की वजह जानने के लिए, मुझे डराने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। नीता, अवनी बेटा अविनाश ने ऐसा क्या कर दिया? साफ साफ बताओ। अवनी रोते हुए बोली, माँ आपको बताऊंगी तो आप भी इन्हें खींच कर थप्पड़ मारोगी। ये सुबह मुझसे बोलकर गए थे कि वो मेरे मुंह से उगलवा कर रहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मेरी बहन तानिया को जरिया बनाया, उसके साथ जबरदस्ती करवाई अपने किसी बिजनेस पार्टनर से, सिर्फ डराने के लिए, और फिर खुद ही बचाने पहुंच गए। अविनाश, एक्सक्यूज मी, मैं उस बिजनेसमैन को जानता भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता था तुम्हारी बहन वहाँ गई हुई थी जॉब के लिए। अवनी, अच्छा तो ये बताओ तुम सही वक्त पर वहाँ पहुंच कैसे गए ऑफिस के अंदर, जब तुम उसे जानते ही नहीं थे? गलती से तो जा नहीं सकते किसी के ऑफिस में। अविनाश, वहाँ और भी ऑफिस थे, मैं वहाँ अपने किसी क्लाइंट से मिलने गया था। इत्तेफाक से मैंने वही ऑफिस के नीचे कार रोकी जहाँ तुम्हारी बहन इंटरव्यू देने आई थी। मैं तो अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा था, तभी ऊपर से किसी ने कार पर ग्लास फेंका और ग्लास फेंकने वाले की बदतमीजी पर उसे सुनाने गया था। वहाँ तुम्हारी बहन उस शैतान के हाथ में थी। यही सच है। अब तुम्हें गलतफहमी हो रही है तो मैं क्या करूँ? तुम कान खोलकर फिर से सुन लो, ऐसी घटिया हरकत मैं सोच भी नहीं सकता। अवनी, तुम क्या सोचते हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अवनी ने कामिनी को देखते हुए कुछ दिन पहले की बात याद दिलाते हुए कहा, जब वो कामिनी के साथ बेडरूम में था। अविनाश चुप हो गया, गुस्से में अपने रूम में चला गया। नीता, अवनी बेटा ये सब क्या है? एक तो पहले से ही अविनाश गलतफहमी पाल कर बैठा है और तुम तो अविनाश के दिल से गलतफहमी निकालना चाहती हो ना, और तुम ही अपने दिल में गलतफहमी को जगह दे रही हो। देखो अवनी, मेरा अविनाश भले कैसा भी हो, लेकिन अविनाश तुम्हें मजबूर करने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं करेगा। खुशी, अच्छा कामिनी तुम किस लिए आई थी? कामिनी, हाँ खुशी, मैं यहाँ आपको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने आई थी। आंटी जी ये लीजिए कार्ड, आप सब आइएगा जरूर। नीता, जरूर आएंगे, आओ बैठो। देखो ना इन दोनों की गलतफहमी में तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं गया। अवनी जरा चाय बना दो। कामिनी, नहीं आंटी जी इसकी जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, बाय। सब साथ में बाय। कामिनी घर से मन ही मन खुश होकर निकल गई। जो वो देखना हमेशा से चाहती थी वो उसे देखने जो मिला था। वरुण, भलाई का जमाना ही नहीं है, कहते हुए अपने कमरे में चला गया। उनके पीछे शिवानी भी चली गई। नीता ने अवनी को अपने पास बैठाकर समझाया, नीता, अवनी ये क्या, मैं तुम्हें इतनी सुलझी हुई लड़की समझती थी, तुमने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया अविनाश के साथ। अविनाश गलतफहमी का शिकार तो है ही, अब तुम भी। देखो अवनी, अपने अंदर से गलतफहमी निकाल दो, तुम इसका अंजाम जानती हो। देखो अवनी, गलतफहमी को खत्म करने के लिए एक सरल उपाय है, बातचीत। तुम शांति से उससे बात करो, अपनी बात समझाओ और उसकी बात समझो। अवनी, नहीं माँ, इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मेरी हालत भी अविनाश की तरह है। अपनी बहन के साथ ये घटना हुई तब मुझे अविनाश के अंदर के दर्द की हालत के बारे में पता चला। अविनाश को गलतफहमी है, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी हालातों में गलतफहमी हो जाती है। खुशी हल्की सी मुस्कुराती हुई, भाभी आपकी बातों पर लगता है कि आपके दिल में भैया के लिए कोई गलतफहमी नहीं है, तो फिर ये नाटक क्यों? अवनी, हाँ खुशी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मैं खुश हूँ। अविनाश ने मेरी बहन को बचा लिया। आज अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने किए पर पछतावा है। जिन हाथों से आज मुझे अविनाश के पैर छूने चाहिए थे, आज ये हाथ मैंने उन पर उठा दी। क्या करूँ, कभी कभी गलतफहमी को गलतफहमी से ही खत्म किया जा सकता है। अब वो कहीं ना कहीं सोचेंगे जरूर। नीता, पक्का, भगवान करे ऐसा ही हो, सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा चलो डिनर बनाना शुरू करो। अवनी, जी माँ मैं बस अभी आई, अपने कमरे से होकर आती हूँ। नीता, ठीक है, जब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। उधर शाम को अनिरुद्ध आया तो अनीता और नीलम ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर अनिरुद्ध को तानिया पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। उसकी चिंता और सताने लगी। अनीता, जब से आई है कुछ नहीं खाया है, जरा तू मना ना जाकर, क्या पता कुछ खा ले। अनिरुद्ध, जी बुआ, कहाँ है वो? अपने कमरे में। अनिरुद्ध, ओके, खाना बन गया है तो मुझे दे दीजिए, मैं उसे वहीं खिलाकर आता हूँ। आप उम्मीद मत कीजिएगा कि वो यहाँ सबके साथ खाएगी, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, छुटकी भूलेगी नहीं इतनी जल्दी। एंड थैंक यू अविनाश को, वो जैसा भी हो लेकिन आज उसने मेरी बहन की इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लाइए खाना दीजिए, तानिया के रूम में जाता हूँ। अनिरुद्ध खाना लेकर रूम का दरवाजा नॉक करता है। तानिया, दरवाजा खुला है। अनिरुद्ध अंदर आया प्लेट लेकर। अरे यहाँ तो पहले से ही एक थाली रखी हुई है, पर कोई बात नहीं, मेरी छुटकी तो गर्मा गर्म खाना खाएगी, कहते हुए उसके पास बेड पर बैठकर एक बाइट उसकी ओर करता है। चल मुंह खोल। मुझे भूख नहीं है भैया, लेकिन मुझे भूख है और मैं कभी अपनी छुटकी के बिना खाना खाता ही नहीं हूँ। चल मुंह खोल। तानिया, भैया मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, कहते हुए रोने लगी। अनिरुद्ध ने प्लेट साइड में रखी। तानिया के आंसू पोंछे। अनिरुद्ध, नहीं छुटकी रोते नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी बहन कब बड़ी हो गई कि अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए इतना सोचने लगी। अभी तो तेरा भाई है ना, तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तेरे तो मौज करने के दिन है, सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दे। हमने भी कॉलेज टाइम पर पढ़ाई के साथ साथ मौज उड़ाई है। ये ले, तुझे पैसे चाहिए किसी चीज के लिए?
कहते हुए अनिरुद्ध ने पर्स से 2000 का नोट निकालकर तानिया के हाथ में रख दिया। नहीं भैया, मुझे अभी फिलहाल में कोई जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध, कोई बात नहीं, रख ले, जब जरूरत हो तब खर्च कर लेना, और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बस पढ़ाई के दौरान जॉब बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक टाइम पर एक ही काम किया जाता है। इस वक्त तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है। 2 काम साथ में करने से इंसान भटक जाता है, फोकस नहीं कर पाता, जिससे एक काम भी ठीक से नहीं होता, और आज जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। तानिया, थैंक यू भैया। ओके भैया, आई एम सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। चलो सबके साथ खाना खाते हैं, मैं मुंह हाथ धो कर आती हूँ। ओके, तो मैं प्लेट लेकर जाता हूँ, तू जल्दी आ जाना। अनिरुद्ध वापस किचन के पास गया। मुस्कुराते हुए उसे देखकर सब खुश हो गए, यानी कि तानिया मान गई खाना खाने के लिए। उन्होंने पास जमीन पर चादर बिछाई, खाना लगाया। अनिरुद्ध हाथ में पकड़ी हुई थाली लेकर बैठ गया। उसी के बगल में यशराज भी बैठ गए। मुंह धोकर तानिया भी वहाँ आकर बैठ गई। नीलम ने उसके सामने प्लेट रख दी। तीनों ने खाना खाया। तभी घर पर डोरबेल बजी। सबका ध्यान दरवाजे पर गया। अनीता, आप लोग खाइए, मैं देख कर आती हूँ। अनीता ने दरवाजा खोला तो सामने विशाल को देखा, जिसे देखते ही आज की वजह से अनिरुद्ध का गुस्से में चेहरा लाल हो गया। खाना खाते खाते छोड़ दिया और खड़ा हो गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 18। अनिरुद्ध खाने को छोड़कर गुस्से में पास आया। अनिरुद्ध ही नहीं, घर के सभी लोग विशाल से नाराज थे। विशाल सिर नीचे किए खड़ा था। अनिरुद्ध ने पास आकर कॉलर पकड़ लिया, जिसे देखकर सब एकदम से डर गए। अनिरुद्ध, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, कितना विश्वास किया हम सबने, और तुमने मेरी बहन तानिया को जॉब के लिए एक घटिया आदमी के पास भेज दिया। कहते ही कॉलर छोड़ा, थप्पड़ गाल पर मारा, फिर कॉलर पकड़, फिर गाल पर थप्पड़ मारा। घर से बाहर निकाला। विशाल चुपचाप उसके हाथ से मार खाता रहा। यशराज ने रोका। यशराज, अनिरुद्ध बेटे छोड़ दे, उसे भी तो कहने का मौका दे, छोड़ विशाल को, अंदर घर में लेकर चल, सब देख रहे हैं। अनिरुद्ध ने उसे छोड़ते हुए, मैं सिर्फ पापा के कहने पर छोड़ रहा हूँ, अंदर आओ। विशाल अंदर आया। बुआ दरवाजा लगाओ। विशाल, अनिरुद्ध, अंकल, आंटी, अनीता आंटी, आप सबकी नाराजगी जायज है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा निकलेगा। मैं खुद ही उससे हाल में ही मिला हूँ, इसलिए उसकी नियत के बारे में नहीं जानता था। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी ने बताया सब कुछ। सब गलती मेरी है जो मैंने तानिया को वहाँ भेजा। अनिरुद्ध, हाँ सब तुम्हारी गलती है। तुझे पता है ना तानिया अभी पढ़ाई कर रही है, उसे समझाने की जगह तुमने उसका साथ दिया। अरे तुमसे नहीं समझाया जा रहा था तो तूने मुझे फोन कर दिया होता। अनीता, मेरा तो सोच सोच कर दिल कांपने लगता है, अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता। वैसे भी एक इज्जत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तानिया ये सुनकर रोते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। नीलम, देखा विशाल, तानिया की क्या हालत है, ये सब तुम्हारी वजह से। पता नहीं कब तक तानिया आज का घटिया दिन और ये हादसा भूल पाएगी। विशाल, आई एम सॉरी अनिरुद्ध, मैं मेरी गलती मान रहा हूँ, मुझे उसे समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसका साथ दिया। मैंने तो उसका अच्छा ही सोचा था। अंकल जी, आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए उसे सुधारने का। अनीता, सुधारने का मतलब क्या करोगे? विशाल, कंप्लेन करके उसको सजा मिलनी चाहिए। यशराज गुस्से में, विशाल चुप, एकदम चुप, दीवारों के भी कान है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरी बच्ची भगवान की दुआ से सही सलामत आ गई, और तुम चाहते हो उस नीच की शिकायत करूं ताकि मेरी बच्ची बर्बाद ना होने पर भी बर्बाद हो जाए। कुछ सोच समझ कर बोलो, तुम रहने दो। अनीता, अरे तुमसे अच्छा तो वो अविनाश है, हमारा बेशक दुश्मन है, लेकिन आज हमारी बच्ची को बचाकर चुपचाप घर ले आया, और तुम ऐसी राय दे रहे हो। विशाल, सॉरी आंटी जी, मुझे ऐसा लगा कि उसकी शिकायत करनी चाहिए, ऐसे घटिया इंसान को जेल में होना चाहिए। वैसे इट्स ओके, आई एम सॉरी। अनिरुद्ध, तुम जा सकते हो। चला जाऊंगा, बस एक बार कह दो आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। यशराज, विशाल बेटे, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से कभी ये गलती दोहराना मत, तानिया के साथ ही नहीं किसी के भी साथ, ठीक है? विशाल, जी अंकल। अविनाश गुस्से में अपने बिस्तर पर जूते पहनकर बैठा सोच रहा था। अविनाश, ये अवनी इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकती है? वैसे सोचने वाली बात है, जैसे आज अवनी को मुझे लेकर गलतफहमी हुई है, कहीं मुझे भी तो अवनी की फैमिली को लेकर गलतफहमी नहीं हुई? अविनाश मन में सोच रहा था। अवनी रूम के बाहर खड़ी होकर देख रही थी, फिर अंदर आई। अवनी, अविनाश ये क्या बदतमीजी है, तुमने जूते पहनकर पैर बेड पर क्यों रखे? अविनाश सुनते हुए, ओ हेलो, दिस इज माय बेड, इसके साथ कुछ भी करो। तुम होती कौन हो? मुझसे नजर नीचे रखकर बात क्या करो, समझी? अवनी, समझ गई, लेकिन ये कहाँ की तमीज है बिस्तर पर पैर रखने की? माँ को बुलाओ, दिखाओ, उन्हें उनका बेटा बिस्तर गंदा कर रहा था। माँ देखिए। इतना कहते ही अवनी के मुंह पर अपना हाथ रखकर चुप करा दिया। कुछ पल उसकी ओर देखता रहा, फिर अचानक उसका मुंह छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे से नजर छिपाते हुए अविनाश अपने जूते उतारने लगा। अवनी बिस्तर साफ करने लगी। अवनी मन में, आई एम सॉरी अविनाश, मुझे न चाहकर भी तुम्हें मारना पड़ा। अगली शाम को, नीता, अवनी तुम तैयार हो जाओ। अवनी, किस लिए माँ जी? नीता, कामिनी के बर्थडे पार्टी के लिए। अवनी, नहीं आप लोग ही जाइए, मैं नहीं जा रही। नीता, अरे अवनी हम लोग नहीं जा रहे हैं, तुम अविनाश के साथ जाओ। माँ जी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है जाने का। खुशी, मूड नहीं है तब भी जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, माँ ने चाचा चाची को भी मना कर दिया है कि वो पार्टी में न जाए। अवनी, लेकिन माँ जी ने मना क्यों कर दिया? ताकि पार्टी में सिर्फ आप दोनों जाओ। नीता, अवनी बेटा, आखिर ये गलतफहमी की दीवार कब तक तुम्हारे बीच रहेगी? उसे तोड़ना भी तो है, और तोड़ने के लिए तुम दोनों का एक साथ ज्यादा टाइम बिताना जरूरी है। अवनी, जी माँ, मैं खाना बना दूं आप सबके लिए, फिर तैयार हो जाऊंगी, तब तक अविनाश भी आ जाएंगे। नीता, अरे नहीं, खाना मालविका और हम सब लोग बना देंगे, तुम जाओ। अविनाश और विवेक घर आए। अविनाश, आप लोग तैयार नहीं हुए कामिनी की बर्थडे पार्टी के लिए? वो बार बार मुझे फोन कर रही है। खुशी, नहीं हमारा मन नहीं है, अवनी भाभी ही जाएगी आपके साथ। भाभी जाओ, तैयार हो जाओ। अनिरुद्ध ऑफिस से आकर बैठा ही था कि माँ उसके पास आई। नीलम, अनिरुद्ध बेटा, तेरे पापा की दवाई खत्म हो गई है, जाकर ले आ। अविनाश, जी माँ लाइए। अनिरुद्ध दवाई लेने मेडिकल स्टोर पहुंचा। स्टोर वाले से दवाई ली। मेडिकल स्टोर का बॉय, ये लीजिए सर, दवाई के 1700 रुपए हो गए। अनिरुद्ध, क्या 1700? अनिरुद्ध ने अपनी पॉकेट से पर्स निकाला, उसमें सिर्फ 1500 रुपए थे। अनिरुद्ध, भाई साहब मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है, आप इतने पैसे रख लीजिए, 200 मैं आपको कल आकर दे दूंगा। आप तो मुझे जानते हैं। मेडिकल स्टोर वाला, सॉरी सर, तो मैं आपको ये दवाइयां नहीं दे सकता, आपको पता है ना मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा स्टोर नहीं है, मुझे हिसाब देना पड़ता है, आई एम सॉरी। अनिरुद्ध, ओके आप इन दवाइयों को रख लीजिए, मैं घर जाकर और पैसे लेकर आता हूँ। कहते हुए आगे बढ़ा, तभी उसकी टक्कर एक बुरखे वाली से हुई। बुरखे वाली गिरती उससे पहले अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बुरखे वाली अनिरुद्ध को अपने बुरखे के अंदर से साफ देख सकती थी। अनिरुद्ध ने तुरंत उसका हाथ छोड़ा। अनिरुद्ध,
आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, गलती हो गई। बुरखे वाली ने गर्दन हिलाकर कह दी। इट्स ओके। अनिरुद्ध आगे निकल गया। दवाइयां महंगी होने की वजह से अनिरुद्ध परेशान होकर चला गया। तभी वो मेडिकल स्टोर वाला दौड़ता हुआ उसके पास आया और दवाई लेकर। मेडिकल स्टोर वाला, सर ये लीजिए दवाइयां। अनिरुद्ध, लेकिन मैंने तो खरीदी नहीं। मेडिकल स्टोर वाला, सर इसके पैसे उन बुरखे वाली ने दे दिए। आपके जाने के बाद वो लेडीज आपके बारे में पूछ रही थी तो मैंने उन्हें बता दिया, उन्होंने दवाइयों के पैसे दे दिए। ये लीजिए सर। अनिरुद्ध, क्या आखिर उन्होंने मेरी दवाइयों के पैसे दिए? अभी भी वो वहीं खड़ी है। स्टोर वाला, दोनों स्टोर के पास आए लेकिन अब वो बुरखे वाली जा चुकी थी। स्टोर वाला, अरे सर वो तो चली गई, अब तो आपको ये दवाइयां लेनी पड़ेगी। ये लीजिए और ये समझकर रख लीजिए कि आपके लिए भगवान ने उन्हें भेजा था। अनिरुद्ध ने दवाइयां तो ले ली लेकिन थोड़ा और परेशान हो गया। आखिर वो बुरखे वाली ने उसके बारे में स्टोर वाले से क्यों पूछा और दवाइयों के पैसे दे दिए? क्या मैं उस बुरखे वाली को जानता हूँ या वो मुझे जानती है? अविनाश और अवनी दोनों पार्टी में पहुंचे। कामिनी उन्हें देखते ही पास आई। कामिनी, वेलकम अविनाश, बड़ी देर लगा दी। अविनाश, हाँ इस अवनी की वजह से, इसने रेडी होने में टाइम लगा लिया। कामिनी, अच्छा वैसे अवनी तुम जितनी भी अच्छी तरीके से रेडी हो जाओ लेकिन अविनाश को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अवनी, हेलो, मुझे किसी को अट्रैक्ट भी नहीं करना है, समझी? और ये बेवजह टॉन्ट मत मारा करो क्योंकि मुझे तुम्हारे टॉन्ट मारने से फर्क नहीं पड़ता। एंजॉय द पार्टी कहते हुए आगे बढ़कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। अविनाश, कामिनी अंकल आंटी नहीं आए? नहीं, उन्हें काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाए। अविनाश, लेट्स डांस। अविनाश, या चलो। अवनी को चढ़ाने के लिए सभी डांस फ्लोर्स पर कपल्स आ गए। अवनी खुद को बस दिखा रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन अंदर ही अंदर सुखी जा रही थी। इतने में विवेक पास आया। विवेक, अवनी भाभी आप चुपचाप क्यों बैठी हो? आपके पति किसी और लड़की के साथ डांस कर रहे हैं और आप हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे तो आपके रिश्ते में दूरियां ही रह जाएंगी। अवनी, विवेक भैया क्या करूं? अविनाश उस कामिनी को पसंद करते हैं, मुझसे शादी क्यों करी ये तो आपको मालूम ही है। विवेक, मालूम है भाभी, लेकिन ये सच नहीं है कि अविनाश कामिनी को पसंद करता है। क्या? तो फिर वो कामिनी के साथ ऐसे डांस कैसे कर रहे हैं? आपको चिढ़ाने के लिए। क्या? भाभी आप भी चिढ़ाइए। अवनी, वो कैसे? किसी और के साथ डांस करके। क्या? किसी और के साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। विवेक, अविनाश को चिढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। विवेक जूस लेने गया, वहाँ जाकर उसने जूस में ड्रिंक मिला लिया। विवेक, लो भाभी जूस पियो, खुद को बिंदास करो, फ्लोर पर धूम मचाकर अविनाश के कलेजे में आग लगा दो। अवनी ने जूस लेकर पी लिया। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपको ड्रिंक पिला दी। अवनी, अरे वाह विवेक भैया, ये जूस तो बहुत अच्छा है, वन मोर प्लीज। विवेक, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाया भाभी। विवेक एक ग्लास और ले आया। अवनी ने उसे पीने के बाद फिर मांगा, वो फिर लेकर आया। 3-4 ग्लास खत्म करने के बाद अवनी फ्लोर पर गई। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 19। अवनी फ्लोर पर गई। अविनाश और कामिनी के बीच आकर दोनों को अलग करके आगे बढ़कर डीजे वाले को चुटकी बजाकर म्यूजिक चेंज करने को कहा। अविनाश और कामिनी उसके बर्ताव को देखकर हैरान होकर देखने लगे। कामिनी, अविनाश ये अवनी क्या कर रही है? अविनाश, पता नहीं। अवनी, म्यूजिक चेंज करो, क्या बोरिंग म्यूजिक चला हुआ है, किसी की मैयत पर आए हो? अरे हमारी कामिनी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना चलाओ। कामिनी उसे घूर कर देख रही थी, बस अविनाश की वजह से खुद को कंट्रोल कर रखी थी। म्यूजिक वाले ने हैप्पी बर्थडे का गाना बजाया, सारे हंसने लगे, खुद अविनाश भी। कामिनी को गुस्सा आ गया, उसने चिल्लाकर म्यूजिक बंद करवा दिया। अवनी, अरे बर्थडे गर्ल को सॉन्ग पसंद नहीं आया? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई। अब कामिनी, सॉरी कामिनी बच्ची थोड़ी है। डीजे वाले बाबू नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कीजिए, आज कामिनी के बर्थडे पार्टी को यादगार बनानी है। म्यूजिक प्ले हुआ। प्ले होते ही अवनी जोश में आ गई, अपने क्लचर जुड़े से निकालकर अपने बालों को हिलाया, बाल हवा में लहराने लगे। बाल खुलते ही अविनाश उसको देखता रह गया। अवनी ने क्लचर अविनाश को दिखाते हुए विवेक को कैच कराया। शराब के नशे में म्यूजिक पर शुरू हो गई नाचना। कामिनी, अवनी पागल हो गई है क्या? रोको जाकर प्लीज। अविनाश, ये ऐसे बिंदास होकर डांस क्यों कर रही है? कहीं इसने कोल्ड ड्रिंक की जगह ड्रिंक तो नहीं कर ली? ओह शिट, कहते हुए आगे बढ़ा रोकने के लिए, लेकिन नशा जिसे चढ़ा वो हाथ में कैसे आ जाए? उसने खुद अविनाश को डांस फ्लोर के लिए खींच लिया। अब सबके सामने उसे भी डांस करना पड़ा। गाना खत्म होते होते अविनाश उसका हाथ पकड़कर फ्लोर से दूर खाली जगह पर ले गया। अवनी, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे डांस करना है। मैंने रोका तुम्हें जो तुम मुझे रोक रहे हो डांस के लिए, छोड़ो हाथ। अवनी हाथ छुड़ाकर वापस जाने लगी। अविनाश ने फिर उसका हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचा, इतनी जोर से खींचा अवनी उसके सीने पर जाकर लगी। लिपस्टिक के निशान उसके जैकेट पर लग गए। अविनाश को उसके जिस्म की परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ शराब की बदबू भी आ रही थी। अविनाश ने दोनों हाथों से उसे अलग किया, वो वापस चली न जाए इसलिए उसे पकड़ कर रखा और फिर पूछा, अवनी तुमने ड्रिंक की है? छी, तुमने मुझे अपने जैसा समझ रखा है क्या? अविनाश, शट अप, क्या पिया? कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। क्या बोलूं? तुम नहीं बोला ना, चुप रहो। अब मैं तुम्हारी परमिशन से ही खाऊंगी पीऊंगी, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, कहते हुए रोने लगी। अविनाश, अरे अरे रो क्यों रही है? तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, बस ये बताओ क्या पिया है? क्यों बताओ, तुम बताते हो। छोड़ो मुझे डांस करना है। अविनाश, इसे घर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ नशे में तमाशा खड़ा कर देगी। उसने अवनी का हाथ पकड़ा, कामिनी के पास गया। अवनी नशे में, कामिनी हैप्पी बर्थडे। कामिनी इग्नोर करते हुए अविनाश से बोली, अविनाश खाना खा लो। अविनाश, नहीं कामिनी, अवनी ने ड्रिंक कर ली है, तुम्हारी पार्टी में तमाशा ना हो जाए इसलिए मैं जा रहा हूँ, कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी पीछे से विवेक ने आवाज देकर रोका। अविनाश, अब तुझे क्या है, बोल जल्दी। कुछ नहीं, ये ले भाभी का क्लचर, कहते हुए हल्का सा हंस दिया। अविनाश, ज्यादा हंसी आ रही है, दांत तोड़ दूंगा, कहते हुए वो आगे बढ़ गया। अवनी फिर बोली, कामिनी हैप्पी बर्थडे। अविनाश हाथ पकड़कर, चलो हो गया बर्थडे। कामिनी मन में, इस अवनी ने सारी पार्टी स्पॉइल कर दी। अनिरुद्ध घर पर साथ खाना खाने बैठा था, पर उसका ध्यान बुरखे वाली पर था। आखिर बुरखे वाली थी कौन, ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था। आखिर आज के जमाने में कोई 2 रुपए की भी मतलब के बिना मदद नहीं करता। उसने 1700 रुपए दे दिए। तानिया, मामी जी आपने दाल में नमक नहीं डाला। नीलम, क्या मैंने दाल में नमक नहीं डाला है? और अनिरुद्ध तो पूरी एक रोटी खा गया उससे। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध ध्यान से बाहर आकर, हाँ माँ बोलिए, कुछ कह रही थी। भैया आपका ध्यान कहाँ है, दाल कैसी बनी है? अनिरुद्ध एक और बाइट लेते हुए, कैसी है? अच्छी है। तानिया, अच्छी है, नमक है ही नहीं और आपको अब पता चला।
भैया आपने बिना नमक के दाल खा ली, क्या हुआ भैया? कहाँ खो गए हैं आप? सब ठीक तो है ना? आपको टेंशन है किसी बात की तो हमसे शेयर कीजिए, मन ही मन परेशान मत होइए। यशराज, हाँ बेटा कोई परेशानी है तो बताओ ना। नीलम, टेंशन तो होगी ना, सारी जिम्मेदारी एकदम से कंधे पर आ गई है। अनिरुद्ध, तेरी फैक्ट्री में मेरे लायक कोई काम मिले तो मुझे भी बता दे। अनिरुद्ध, माँ मेरे होते हुए आप मजदूरी करोगी, ये मेरे लिए शर्म से डूबने वाली बात है माँ। मैं जिम्मेदारी की वजह से कोई परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीलम, झूठ मत बोल, माँ हो तेरी, क्यों परेशान है बता, तुझे मेरी कसम। माँ की कसम के बाद सुनकर अनिरुद्ध को बताना पड़ा उस बुखे वाले के बारे में। ये सुनकर सब परेशान हो गए, लेकिन तानिया ने संभाल लिया। तानिया, भैया इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? अरे वो भली पैसे वाली औरत होगी, आपने उसे गिरने से बचाया इसलिए उसने मदद कर दी। उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत होइए, दुनिया में हर इंसान आपके मौसा जैसे नहीं होते लालची। यशराज, हाँ बेटा तानिया ठीक कह रही है, हमें उसके बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए। और अनिरुद्ध, अगर वो औरत दोबारा मिले तो मेडिकल स्टोर पर उसको पैसे दे देना। अनिरुद्ध, जी पापा, कहते हुए दाल में नमक डालकर खाना खाने लगा। इधर अविनाश सुनसान रास्ते से कार चलाते हुए जा रहा था। अवनी नशे की हालत में इधर उधर लुढ़क पुढ़क रही थी उसके ऊपर। अविनाश, अवनी ठीक से बैठो। अवनी, ठीक है बैठ रही हूँ, लेकिन तुम चिल्लाओ मत यार, एक तो मुझे डांस नहीं करने दिया, ऊपर से डांट रहे हो, मैं माँ से शिकायत करूंगी। अविनाश, अवनी तुम गिर जाओगी या फिर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तुम बार बार मेरी साइड आ रही हो। क्या करूँ अविनाश, मुझे हर चीज दो दो नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, दो दो नजर आ रहे हैं, किसने कहा था ड्रिंक करने? छी, मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह, ये क्या अमृत पिया है? हाँ, अमृत से भी ज्यादा अच्छी चीज मैंने अपना फेवरेट मैंगो जूस पिया था। ओह, यानी कि किसी ने इसको जूस में मिलाकर ड्रिंक दे दी। अविनाश, कार रोको। क्यों? मुझे काम है। अविनाश, यहाँ सुनसान जगह पर? अवनी, मुझे शौच आई है। शौच? क्या? आपको शौचालय शौच नहीं मालूम? नहीं, बताओ। मुझे नेचर कॉल आया है, कार रोको, मुझे साइड में जाकर हल्का होना है। अविनाश ने कार रोकी, झाड़ियों की तरफ जाने लगी, नशे में पेड़ से टकरा गए। अविनाश, अवनी संभाल कर चलो, मैं छोड़ाता हूँ। अवनी को पकड़कर आगे ले गया, फिर वापस कार के पास आ गया। तभी पीछे से किसी ने अविनाश के सिर पर गन तान दी और उससे हाथ ऊपर करने को कहा। आखिर क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 20। गन सिर पर रखी हुई थी। अविनाश ने हाथ ऊपर किए हुए ही उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उसके इतना कहते ही एक दूसरा आदमी पास उसके सामने आया, चेहरे को अंगोछे से ढका हुआ था। अविनाश ने फिर पूछा, बताते क्यों नहीं, क्या चाहते हो तुम लोग? चोर, तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे। ओ, चोर हो तुम लोग, ठीक है दे रहा हूँ, गन तो हटाओ सिर पर से, तभी तो गले से चेन निकालूंगा ना। चोर ने गन थोड़ी दूर करके तानी। अविनाश को इस वक्त यही सही लगा, उसने पर्स, घड़ी और चेन निकाल कर दे दी। अविनाश, मैंने सब कुछ दे दिया, अब गन साइड में करो। दूसरा चोर, तू अकेला है, तेरे साथ कोई और भी है क्या? अविनाश, नहीं मैं अकेला हूँ। पहला चोर, अच्छा तो तूने यहाँ कार क्यों रोकी थी? पहले चोर ने दूसरे चोर को इशारे से कार के टायरों की हवा निकालने को कहा। दूसरे ने तुरंत टायर की हवा निकाली। अविनाश, अरे अरे टायरों की हवा क्यों निकाल दी, मैं घर कैसे जाऊंगा, जो तुमने मांगा मैंने दे दिया। पहला चोर, अबे तुझसे जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दे, नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, बोल। अविनाश, वो कोई बहाना बनाता इतने में लड़खड़ाती हुई अवनी आई। वो गिरती उससे पहले ही अविनाश ने उसे थाम लिया। दूसरा चोर, लड़की तू तो कह रहा था मैं अकेला हूँ, झूठ बोल रहा था। अवनी ने इतना सुना तो नशे की आंख झपकाती हुई दोनों चोरों की ओर देखकर बोली, क्या अविनाश ने तुम दोनों को ऐसा कहा कि वो अकेले है? दूसरा चोर, हाँ इसने यही कहा। अवनी ने नशे में दूसरे वाले चोर को थप्पड़ मारा। इन्हें रिस्पेक्ट दो पहले। हाँ तो इन्होंने क्या कहा? दूसरा चोर गाल पर हाथ लगाए हुए, इन्होंने कहा वो अकेले है। अवनी, इन्होंने मेरे बारे में नहीं बताया, मैं इनकी पत्नी हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, कहते हुए रोने लगी। पहला चोर तानी हुई गन नीचे करते हुए, रो क्यों रही हो तुम? अवनी, आपने गन नीचे क्यों कर ली, ऊपर कीजिए। पहला चोर वापस करते हुए, हाँ बोलो। अविनाश मन में, ये पागल हो गई है, मरवा कर रहेगी। अवनी, हाँ तो भाइयों अब रो ना तो क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने, पहले मुझे जबरन शादी करी और मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता, देखो ना मेरे होते हुए खुद को अकेला बता दिया। अविनाश चिल्लाया, अवनी अपना ड्रामा बंद करो, ये तुम्हारे भाई नहीं है, गुंडे हैं, चोर है। दूसरा चोर, ए चुप कर, ए लड़की तू बोल। पहला चोर, अबे दिनेश तू यहाँ स्टोरी सुनने आया है, अपना काम कर, लड़की को पकड़। उसके कहते ही दूसरे चोर ने पकड़ा। अवनी नशे में, छोड़ो। अविनाश, ए उसे छोड़, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। अवनी को इधर लाओ, वो नशे में है, उतार नहीं पाएगी। चोर ने अवनी को अविनाश के पास धक्का दिया। अविनाश अभी तक बस इसलिए ही चुप था क्योंकि अवनी अभी तक दूर खड़ी थी, लेकिन अब पास है। अविनाश मन में, चल अविनाश अवनी तेरे पास है, इन लोगों के पास गन है, लूटपाट करके मारने वाले नहीं है, तभी तो इन लोगों ने टायर की हवा निकाल दी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहला चोर, अब देख क्या रहा है, उतार अपनी बीवी के कहने। दूसरा चोर, भाई सुहागरात हम बनाएंगे। इतना सुनते ही अविनाश को गुस्सा आ गया, अपनी कनपट्टी पर लगाए चोर का गन पकड़ा, हाथ अपनी ओर किया, झटके से खींचा, गन जमीन पर गई, दूसरा मुक्का पेट पे दे मारा। दूसरे वाले ने मारने के लिए मुक्का बनाया, अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से मुंह पर मुक्का मारा। दूसरे वाले को मार ही रहा था, पहले वाले ने छिपे हुए चाकू को निकाला। अविनाश को पीछे से मारने को हुआ, पर अवनी ने देखा तो चिल्लाती हुई बचाने गई, उसके पेट के एक किनारे पर चाकू लग गया। अवनी, अविनाश ने पलटकर उसे थामा। अवनी ये क्या किया तुमने? दूसरे वाले ने गन उठाई, फिर दोनों पर तान दी। अब अविनाश ने दोनों हाथों से दर्द से कराहती अवनी को थामा हुआ था, उसने उसे गोद में उठाया, अवनी को गोल घुमाते हुए चोरों को मारा, जिससे उनकी गन फिर से गिर गई। अवनी को लेकर जंगलों और झाड़ियों में लेकर भाग गया। दूसरे चोर ने गन उठाई, दोनों चोर उसके पीछे भाग गए पकड़ने के लिए। चोर ने अविनाश को दूर से भागते देखा, वहीं से गोली चलाई, लेकिन चुप गई। अविनाश अवनी को और तेज लेकर भाग गया। पहला चोर, अबे दिनेश देख कर चला, लड़के को गोली नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मैडम हमें नहीं छोड़ेगी, पैसे तो भूल ही जा। दूसरा चोर, तो मुकेश तूने लड़के के ऊपर वार क्यों किया? तुझे बचाने के लिए, तब वो मर जाता तो?
अरे नहीं मरता, मैं उसे सेफ जगह पर मारता, लेकिन उस लड़की को भी सेफ जगह चाकू लगाए, बच जाएगी अगर वो हॉस्पिटल ले गया बचाकर। उस लड़की को मारना ही है, चल ढूंढ, यहाँ से बचकर जाएंगे कहाँ। विवेक भी पार्टी से घर आ गया और खुशी को फोन लगाया। विवेक, हेलो खुशी, और वहाँ सब कैसा है? अपनी भाभी को अविनाश ले आया? कैसे लेकर आया, गोद में या कंधे पर उठाकर? खुशी, क्या विवेक तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई भाभी को गोद में क्यों उठाएंगे? सॉरी खुशी, वो इसलिए कि मैंने अपनी भाभी को जूस में ड्रिंक मिलाकर पिला दी थी। विवेक तुम पागल हो गए हो, तुमने भाभी को ड्रिंक पिला दी? हाँ और क्या करता, तुझे पता है अविनाश पार्टी में आते ही अवनी को छोड़कर उस कामिनी के साथ डांस करने लगा था। वो अपनी भाभी से देखा नहीं जा रहा था, ऊपर से दिखा रही थी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अंदर से जली भुनी जा रही थी। तो मैंने भी उन्हें राय दी कि आप भी जलाइए, इसलिए मैंने शराब को जूस में मिलाकर पिला दी। उसी वक्त खुशी के कमरे में नीता दाखिल हुई, इशारों में पूछा, कॉल स्पीकर पर डालने को कहा। विवेक ने पार्टी में हुई सारी बात बताई। खुशी और नीता दोनों हंसने लगे। नीता, विवेक तुमने मेरी बहू को शराब पिलाकर अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारे इरादे नेक थे। पर विवेक, वो दोनों रह गए, अभी तक घर नहीं आए, वो लोग अभी भी पार्टी में है। क्या आंटी जी, वो लोग अभी तक घर नहीं आए? कोई बात नहीं, रास्ते में होंगे, आते ही होंगे। रास्ते भर भाभी अविनाश को परेशान जो कर रही होगी। हाँ हाँ विवेक, तुमने दिल खुश कर दिया, चलो फोन रखो। जी आंटी जी, गुड नाइट कहते हुए फोन रख देता है। इतनी देर हो गई, अविनाश घर नहीं पहुंचा, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? नहीं नहीं, विवेक कैसे विचार मन में ला रहा है, सब ठीक हो जाएगा। उधर अविनाश उन चारों गुंडों से भागते हुए दूर निकल आया। अवनी उसकी बाहों में बेहोश होने लगी थी। अविनाश, अवनी आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अविनाश ने अवनी को वही एक पेड़ से टिकाकर बिठाया, उसके जख्मों को देखा। अविनाश, थैंक गॉड चाकू सेफ जगह पर लगा है। अवनी बेहोशी में, पानी पानी। अविनाश, पानी कहाँ से लाऊं, देखता हूँ आसपास पानी मिल जाए। कहते हुए अविनाश उठा, इधर उधर देखने लगा। अवनी को छोड़कर आगे बढ़ गया। पानी देखने 10 मिनट बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। देखते ही खुश होकर तालाब के पास गया। अविनाश, पानी तो मिल गया, पर किसमें लेकर जाऊं, मेरे पास बर्तन या बोतल नहीं है। उसके बगल में बड़े पत्तों का पेड़ था। अविनाश ने उसका पत्ता तोड़ डोना बनाया, उसमें पानी भरकर अवनी के पास ले गया और जाते जाते सारा पानी निकल गया था। अवनी, अविनाश मुझे प्यास लगी है, यहाँ पानी लाऊंगा तो फिर बह जाएगा। खाली डोने को फेंकते हुए अवनी के फेस को पकड़ा, सीने से लगाया, उसे गोद में उठाया, तालाब के पास ले गया, फिर से पत्ते का डोना बनाया, उससे अवनी को पानी पिलाया। डोने में पानी भरकर खुद भी पिया, रुमाल गीला करके अवनी के जख्मों को साफ किया। घाव ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन खून कंटिन्यू बह रहा था। अविनाश, ओ गॉड, खून तो रुक ही नहीं रहा है, इतनी जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, वो भी जंगल में। वो दोनों भी गन लेकर ढूंढ रहे होंगे। विवेक को फोन लगाता हूँ, कहते हुए जेब से फोन निकाला, पर जंगल में सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में अपना फोन वापस पॉकेट में रखा। अवनी का खून साफ करने लगा। अविनाश ने खून रोकने के लिए अपना जैकेट उतारकर साइड में फेंका, शर्ट उतारकर अवनी की कमर पर बांध दिया, उसका सिर अपने पैर पर रखकर सुला दिया। अविनाश मन में, क्या कर रहा है अविनाश, किसकी इतनी परवाह कर रहा है? अवनी की, जिसके घर जाकर तेरी बहन मर गई। उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी। निशा के बारे में याद करके अविनाश को गुस्सा आ गया। तभी उसकी दोबारा अंतरात्मा ने आवाज लगाई, नहीं अविनाश, तू गलत कर रहा है, शायद तुझे गलतफहमी है, जैसे कल अवनी को हो गई थी। अवनी ने मुझे बचाने के लिए खुद बीच में आ गई। मैंने अवनी को बहुत तकलीफ दी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके साथ जबरन शादी की, उसके प्यार से दूर कर दिया। ज्यादा भागने से वो भी थक गया था। मन में सोचते सोचते उसकी भी आंख लग गई, वही जमीन पर लेट गया। देर नाइट दोनों घर नहीं लौटे तो घर में सब परेशान हो गए। उन दोनों के फोन ट्राई करने पर किसी का फोन नहीं लग रहा था। नीता, हे भगवान, बच्चे कहाँ रह गए, रात के 1 बज रहे हैं। खुशी, एक बार अवनी के घर फोन लगा, क्या पता अविनाश वहाँ चला गया हो अवनी को लेकर। नशे में अवनी अगर अपने घर जाने की जिद कर रही हो तो। शिवानी, दीदी अविनाश वहाँ क्यों ले जाएगा, वो तो उसके परिवार से थी, किल्सत करता है। नीता, फिर भी पूछने में क्या जा रहा है। खुशी, फोन लगा। खुशी ने तान्या को फोन लगाया, वहाँ से पता चला वो लोग भी परेशान हो गए और अविनाश का परिवार और परेशान हो गया। खुशी ने विवेक को भी घर बुला दिया। उसके बाद पुलिस को खबर दी, दोनों को पुलिस ढूंढने में लग गई। कुछ घंटों बाद पुलिस को अविनाश की कार का पता चला। पुलिस कार जहाँ खड़ी थी वहाँ के लिए निकल पड़ी। दूसरी कार से विवेक भी उनके पीछे गया। अवनी को कुछ घंटों बाद होश आया, खुद का सिर अविनाश के पैर पर रखा पाया और उसे सोते हुए देखा। अवनी का सिर दर्द से कहा रहा था। रात की बात कुछ याद आ रही थी, क्या हुआ था। उसने अपने पेट को पकड़कर देखा, कमर में अविनाश की शर्ट बंधी हुई थी। अपने जख्मों को देखकर सोते हुए अविनाश को मुस्कुराते हुए देखती रही। चोर अभी भी उन दोनों को जंगल में ढूंढ रहे थे। अविनाश अवनी को घने जंगल में ले आया था, इसलिए वो सेफ थे। दिनेश, चोर, मुकेश यार, हम इस जंगल में कब तक उन्हें ढूंढते रहेंगे, चल चलते हैं, लड़की बचे या ना बचे, कौन सा हम लोग पकड़े जाएंगे, हमारे चेहरे थोड़ी ना देखे हैं, कब तक अंधेरे में ढूंढते रहेंगे। मुकेश, नहीं, उस लड़की को मार कर ही जाएंगे, उसे मारने का अच्छा मौका है। लोगों को लगेगा चोरों ने लूटपाट के चक्कर में लड़की को मार दिया। मैडम का आज जन्मदिन है, उन्हें तोहफे में इस लड़की की लाश चाहिए, बदले में हमें बहुत माल देगी। और करना क्या है, अब की बार लड़की मिले तो दूर से ही गोली मार दूंगा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM। अवनी घर अभी अविनाश के पास ही बैठी थी। अविनाश थकावट के कारण सो ही रहा था। अवनी जगाते हुए, अविनाश उठो, हमें घर जाना है। हे भगवान, कहीं वो लोग हमें मारने के लिए ढूंढ ना रहे हो। अविनाश उठो। अविनाश उठ क्यों नहीं रहे, कहीं इन्हें चोट तो नहीं आई। अवनी ने अपने दर्द की न परवाह करते हुए अविनाश का हाथ अपने हाथ में लिया। तभी अविनाश की आंख खुली। अवनी को होश में देखकर एक्साइटमेंट में उठकर उससे गले लग गया। अविनाश, थैंक गॉड अवनी, तुम होश में आ गई, ठीक हो। अवनी, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है। ये जवाब सुनते ही वो दूर हटा और वापस सीरियस मूड में हो गया। अविनाश उठकर खड़ा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम उतरती ना सब ये होता। अवनी, अविनाश नेचर कॉल आ गया था, तो इसमें मेरी क्या गलती है, और मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मुझे क्या पता था हमें चोर लुटेरे मिल जाएंगे। देखो, ये फालतू की बातें करके इमोशन छिपाने की जरूरत नहीं है। अविनाश, ओ हेलो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं जाग रहे हैं, पनप रही है तो सिर्फ नफरत, समझी। अवनी हल्की सी मुस्कुराते हुए, हाँ ये तुम्हारी नफरत कम, अपना प्यार ज्यादा अच्छा लगता है। अविनाश गुस्से में कलाई पकड़ते हुए, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। अवनी की आंखों में घूरते हुए कहा। अवनी मुस्कुराते हुए अविनाश को देखे ही जा रही थी। उसके घूरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अविनाश ने उसका हाथ छोड़ दिया, अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगा। अवनी बिना पलक झपकाए उसे ही देखे जा रही थी। अविनाश ने फिर उसकी ओर देखा और फिर अचानक से चिल्लाया, अविनाश, अवनी। चिल्लाते हुए उसे हटाया, पानी में जाकर गिरा। गुंडे ने दूर से अवनी पर निशाना लगाया हुआ था। दोनों पानी से बाहर आए।
अवनी भागो। चोर मुकेश, दिनेश पकड़, बचकर नहीं जाने चाहिए। दोनों उनके पीछे भागे। अवनी अविनाश भी भागे जा रहे थे। चोर ने फिर अवनी पर गोली चलाई। भागने की वजह से चुप गई। दोनों फिर उन गुंडों से दूर निकल आए। दोनों भागते हुए थक गए थे। अवनी हाफते हुए बेहोश हो गई। जमीन पर गिरती पर उससे पहले ही अविनाश ने उसे थाम लिया। अविनाश, अवनी, अवनी, ओ नो, ये फिर से बेहोश हो गई। भागने से इसकी तकलीफ बढ़ गई। कहते हुए उसने अवनी को वापस गोद में उठाया। सर्दी का मौसम, सारे कपड़े भीगे हुए, दोनों ठिठुर रहे थे। अविनाश तो सिर्फ सैंडो बनियान में था, लेकिन अपनी परवाह किए बिना ही चले जा रहा था। कुछ ही देर में उसको कच्चा रास्ता दिख गया जो एक छोटी सी बस्ती की ओर जा रहा था। उसे देखकर अविनाश थोड़ा खुश हुआ। जरूर उसे यहाँ कोई मदद मिल जाएगी, ये कहते हुए कच्चे रास्ते पर चलने लगा। अवनी ठंड से सिकुड़ी जा रही थी। अविनाश, ओ गॉड, अवनी को तो ठंड लग रही है। काश कोई मदद के लिए मिल जाए। इधर पुलिस अविनाश की कार के पास आकर रुकी। दूसरी कार में बैठा विवेक भी आ गया। सबने कार में देखा, कार में कोई नहीं था सिवाय अवनी के पर्स और मोबाइल के अलावा। पुलिस ने पर्स और मोबाइल उठाया। कार की चाबी कार में ही थी। विवेक, ये पर्स और मोबाइल अवनी भाभी का है। पुलिस, मोबाइल और पर्स यहाँ पर है, कार में चाबी लगी हुई है। इसका एक ही मतलब हो सकता है, दोनों अपनी मर्जी से कहीं नहीं गए, दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हैं। ये सुनकर विवेक और घबरा गया। अभी तक तो बस उसे यही लग रहा था कि दोनों नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर है, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। लेकिन अब विवेक परेशान हो गया। पुलिस ने कांस्टेबल को आसपास ढूंढने के लिए भेजा। तभी ऑफिसर की नजर जमीन पर गई जहाँ खून गिरा पड़ा था, जो पूर्णिमा के चांद की चांदनी से दिखाई पड़ रहा था। विवेक ये देखकर और घबरा गया। उसे खुद के किए पर पछतावा हो रहा था कि उसने अवनी को ड्रिंक पिलाई क्यों। विवेक, खून, हे भगवान, उन दोनों को चाकू लगा है और अब गायब है। इंस्पेक्टर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। पुलिस, मिस्टर विवेक, आप चिंता मत कीजिए, हम उन दोनों को ढूंढ लेंगे। यहाँ की सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके पीछे पड़ा है मारने के लिए। वो लोग यहाँ है नहीं, यानी कि वो लोग जान बचाकर भाग गए, लेकिन दोनों में से कोई एक घायल हुआ है। विवेक, तो इंस्पेक्टर ढूंढिए, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। पुलिस, रिलैक्स मिस्टर विवेक। जो कांस्टेबल ढूंढने गए थे वो थोड़ी देर बाद आए। कांस्टेबल, सर वो दोनों आसपास नहीं है। सीनियर ऑफिसर, अवनी और अविनाश यही है, उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई उन्हें मारना चाहता है, इसीलिए वो जान बचाने के लिए कहीं दौड़ रहे होंगे। चलो जंगल के अंदर, और सावधान रहना, खूनी भी घूम रहे हैं। दूसरी ओर अवनी के परिवार वाले भी परेशान हो गए। अनिरुद्ध रात में ही अविनाश के घर आ गया। अविनाश कच्चे रास्ते चलते हुए बस्ती में आ गया था। ज्यादा बसावट नहीं थी, छोटी छोटी झोपड़ियां और कुछ छोटे मोटे घर बने थे। अविनाश ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग आदमी ने गेट खोला। उसके दरवाजा खोलते ही वो आदमी थोड़ा डर गया। अवनी की कमर पर शर्ट बंदी देखकर बोला, कौन हो तुम? अविनाश, बाबा हमारी हेल्प कीजिए, हमारे पीछे चोर लुटेरे पड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी बीवी को चाकू मार दिया है। यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, इसे बहुत ठंड लग रही है, अगर आप आज रात यहाँ रुकने की इजाजत दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। बुजुर्ग, ठीक है अंदर आ जाओ बेटा, इसमें एहसान वाली बात क्या है, हम इंसान हैं, इंसान के काम नहीं आएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अंदर ले आओ, अंदर वाले कमरे में चारपाई पर लिटा दो, उसी पर रजाई भी है, मैं जख्म के लिए हल्दी तेल गर्म करके लाता हूँ, तुम लगा देना। अविनाश, थैंक यू बाबा। अम्मी को अंदर ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। वो बुजुर्ग हल्दी और तेल गर्म करके लेके आया। बुजुर्ग, लो बेटे, अपने पत्नी के जख्म पर ये लगा दो, कपड़े से बांध दो, तुम दोनों यही सोचा, बाहर वाले कमरे में मैं सो रहा हूँ, कुछ चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। कहते हुए निकल गया। उसके जाते ही अविनाश ने दरवाजे पर कुंडी लगाई। अब अवनी और ठंड से ठिठुरती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सारे कपड़े दोनों के गीले थे। जो अवनी की हालत थी उसे देखते हुए अविनाश को न चाहकर भी हाथ लगाना पड़ा। उसे अवनी के गीले कपड़े उतारने पड़े। उसने आंखें बंद करके झिझकते हुए अवनी के कपड़े उतारे, रजाई से अच्छे से कवर कर दिया। कपड़े सूखने के लिए कमरे में बंधी रस्सी पर टांग दिए। खुद का पैंट और सैंडो बनियान भी सूखने डालकर वही चारपाई के पास बैठ गया। अवनी अभी भी कपकपा रही थी, ठंड उसके अंदर तक पहुंच गई थी। अविनाश ने हल्दी उठाकर रजाई के अंदर से हाथ डालकर लगाई, वापस उसे कवर कर दिया। हाथों को रगड़ने लगा गर्मी देने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। शरीर उसका ठंड से अकड़ रहा था। अविनाश, क्या करूं, अब तो एक ही रास्ता है, अवनी को ठंड से बचाने के लिए साथ में लेटना पड़ेगा। इससे जिस्म की गर्मी की बहुत जरूरत है, और देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। सॉरी अवनी, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। अविनाश भी उसी चारपाई पर अवनी को देखते हुए करीब ही सो गया। अपने पास गर्माहट पाते ही अवनी की हालत कंट्रोल में आई। जब लगा अवनी ठीक है तब जाकर वो रिलैक्स हुआ। दूसरी ओर कामिनी को अविनाश के चाचा चाची ने सारी बात बताई, इसलिए वो भी रात में ही अविनाश के घर आ गई। कामिनी, आंटी जी आप विवेक को फोन लगाइए, पूछिए उन दोनों का कुछ पता चला क्या? खुशी, अभी लगाया था, अभी वो लोग जंगल की तरफ गए हैं, अब शायद वो जंगल के अंदर चले गए होंगे, इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। एक और अविनाश अवनी को लेकर चार दीवारी में टेंशन फ्री था। वो गुंडे भी रात के अंधेरे में जंगल पार करके बस्ती में आ गए थे। उन गुंडों को पूरा यकीन था कि वो लड़की को लेकर मदद के लिए इसी तरफ आए होंगे, इसलिए वो भी इंतजार कर रहे थे। इसी इंतजार में वो दोनों वहीं रुककर उन दोनों को देखते रहे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 22। अनिरुद्ध अविनाश के घर में परेशान होकर विवेक को फोन लगा रहा था। खुशी, अनिरुद्ध जीजू, विवेक को फोन लगाने से कोई फायदा नहीं है, उसने मुझसे कहा है जंगल में नेटवर्क नहीं आएगा तो बात नहीं हो पाएगी। वरुण, खुशी, जब कोई तुम्हारी बहन नहीं है तो ये रिश्ता कैसा? नीता, वरुण कैसी बातें कर रहे हो? अनिरुद्ध, ताई जी रहने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, वैसे भी इस वक्त बस हमें अवनी और अविनाश के बारे में सोचना चाहिए, पता नहीं कहाँ होंगे। विवेक कह रहा था दोनों में से कोई एक घायल भी हुआ है। नीता, यही सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठे जा रहा है, हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। कामिनी हल्की सी खुश होकर मन में, दोनों में से एक घायल हुआ है, जरूर अवनी घायल हुई होगी। आंटी आप अवनी की लंबी उम्र की दुआ मांगिए, मैं उसकी क्रियाक्रम की दुआ मांग रही हूँ। देखते हैं आज भगवान किसकी सुनता है। अवनी तुम लौट कर वापस नहीं आ पाओगी। अनिरुद्ध का फोन बजा। हेलो पापा। यशराज, अनिरुद्ध बेटा कुछ पता चला दोनों का? नहीं पापा, पुलिस ढूंढ रही है। नीलम ने फोन लिया। अनिरुद्ध तो कहाँ है इस वक्त? अनिरुद्ध, अविनाश के घर हूँ। अनीता, तू वहाँ क्या कर रहा है, कैसा भाई है? अवनी को ढूंढ जाकर। फोन पर जोर जोर से आवाज आ रही थी। नीता ने अनिरुद्ध से फोन मांगा बात करने के लिए। नीता, देखिए आप लोग अनिरुद्ध को कुछ मत कहिए, वो तो कह रहा था, लेकिन पुलिस ने जंगल में आने को मना कर दिया, इसलिए हम लोग घर पर ही हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों ठीक होंगे। अनीता, ठीक है, पुलिस से कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताना। कहते हुए अनीता ने फोन रखा। खुशी, अविनाश भैया भाभी को कैसे संभाल रहे होंगे, वो तो नशे में होगी। नीता, खुशी। अनिरुद्ध, क्या अवनी नशे में? मतलब अवनी ने ड्रिंक की है? बताइए ना आंटी, ड्रिंक की है या कोई और चीज का नशा है, मतलब दवाई का? कामिनी,
हाँ, अनिरुद्ध और अवनी जब मेरी पार्टी में आए थे तो अवनी ने ड्रिंक कर ली थी, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। अविनाश उसे पकड़कर कार में ले गया। अरे बहुत पी ली थी उसने तो। अनिरुद्ध, अवनी ने ड्रिंक की है? हमारे घर में ड्रिंक को किसी ने आज तक हाथ तक नहीं लगाया। छी, आ जाने दो, उसके कान पकड़कर पूछूंगा। खुशी, अनिरुद्ध जीजू, अवनी भाभी ने ड्रिंक नहीं की है, उन्होंने जूस में मिला दी थी, इसलिए वो पी गई। खुशी ने विवेक का नाम छिपाते कहा। अनिरुद्ध, ओह, मुझे लगा मेरी बहन ड्रिंक करने लगी। कामिनी, तुम्हारे पार्टी के ऐसे कैसे गेस्ट है कि मेरी बहन के जूस में ड्रिंक मिला दी? वो तो अविनाश उसके साथ था, नहीं तो पता नहीं किस मकसद से अवनी के जूस में शी कैसे गेस्ट है। शिवानी, तो मेरी भतीजी को क्यों सुना रहे हो? ये तो हर पार्टी में होता है, एक दो ऐसे हर पार्टी में मौजूद होते हैं। नीता, अनिरुद्ध, छोड़ो उन सब बातों को, बस दोनों जहाँ कहीं भी हो ठीक हो। अपनी नींद में अविनाश को कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे अपनी माँ को पकड़ के रखा हो। अविनाश उसे दूर हटाने की कोशिश करता, वो इतनी करीब आ गई, उसके सीने पर सिर रख लिया। अविनाश ने फिर उससे दूर करना चाहा, हाथ गालों पर गया। अवनी ने उसका हाथ झटक दिया। नींद में बड़बड़ाती हुई उसे एक पल को लगा वो अपनी माँ के साथ है। अवनी, माँ सोने दो ना, मुझे खुद से अलग मत करो, आई लव यू माँ। अविनाश मुस्कुराते हुए, लो, ये तो अपनी माँ के साथ सोई हुई है, सुबह जब इसकी आँख खुलेगी तो क्या होगा पता नहीं, कहते हुए उसे अवनी को आराम से अपने सीने से हटाकर हल्का सा दूर किया। अवनी मुस्कुराते हुए सो रही थी, बाल चेहरे पर आ गए थे। जितनी खूबसूरत वो जागी हुई लगती, उतनी ही सोती हुई प्यारी लग रही थी। मासूम गोल चेहरा, सोती हुई एकदम स्लीपिंग प्रिंसेस जैसी लग रही थी। अभी वो होठों पर किस कर देगा, अपनी स्टोरी की राजकुमारी की तरह उठकर अविनाश के गले लग जाएगी। लेकिन इस स्टोरी का क्लाइमैक्स अविनाश अच्छे से जानता था। सुबह अवनी पर क्या गुजरेगी, कैसे उससे नजर मिला सकेगा, यही सोचकर वो परेशान था। अविनाश, कितनी खूबसूरत लग रही हो, मुस्कुराते हुए। बस भगवान से दुआ है जब तुम सुबह आँख खोलो तो यही मुस्कान चेहरे पर बरकरार रहे, लेकिन ऐसा शायद ही हो। अम्मी से माफी कैसे मांगूंगा नजर मिलाकर? अम्मी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, आई एम रियली सॉरी। कहते हुए उठकर वो बैठ गया। अपने ही वॉच टाइम देखकर अपनी सैंडो बनियान और पैंट पहनकर अम्मी की रजाई ठीक करके रूम से निकला। रूम का दरवाजा वापस बंद कर दिया। सुबह के 5 बजे थे, घर का मालिक जाग चुका था। अविनाश को देखकर बोला, उठ गए बेटा, तुम्हारी पत्नी की हालत कैसी है? अविनाश, अब ठीक है, बस जान जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हल्दी के लेप से उसके जख्मों पर आराम भी है। बाबा, आपके पास फोन होगा? घर पर एक फोन करना है, मेरा फोन पानी में गिरने से खराब हो गया है। बुजुर्ग, हाँ बेटे, उस तरह चार्जिंग पर लगा है, बात कर लो। मैं जरा बाहर दुकान पर जा रहा हूँ, 15-20 मिनट में आ जाऊंगा। दुकान यहाँ से बहुत दूर है, जब तक ना जाओ तब तक मत जाइएगा, घर का ध्यान रखिएगा। अविनाश, जी बाबा। बुजुर्ग घर से निकल गया। अविनाश ने बटन वाला सेलफोन उठाया, विवेक को फोन लगाया, पर विवेक तो जंगल में था, इसलिए उसका फोन नहीं लगा। अविनाश, विवेक का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कवरेज एरिया से बाहर आ रहा है, ये रात में कहाँ चला गया? ऊपर छत पर जाकर लगाता हूँ। अविनाश ने छत पर फोन लगाया, विवेक का फोन फिर भी नहीं लगा। दिनेश चोर, अबे मुकेश, कब तक तू यूं ही उन्हें ढूंढते रहेगा? ये तो अभी तक आए नहीं। मुकेश, आएंगे जरूर, जरूर आएंगे। अरे हो सकता है आ गए हो, यही किसी घर में पनाह ले ली हो, कभी तो निकलेंगे ना दोनों। दिनेश, अगर नहीं हुए तो हमारे रहने का कोई फायदा नहीं होगा, चल चलते। मुकेश, रुक जा, सुबह तक इंतजार कर, मुझे पूरा यकीन है वो दोनों यही कहीं है। हल्की रोशनी के साथ दिन निकलने लगा। अवनी की आंख खुली, अपने जिस्म पर कपड़े ना देखकर वो डर गई। अवनी, मेरे कपड़े किसने उतारे? ये घर किसका है? मैं यहाँ क्या अविनाश लेकर आया या कोई और? हे भगवान, किसने मेरे बदन को हाथ लगाया था? अविनाश कहाँ है? अवनी घबराकर हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी, अपने कपड़े रस्सी से उतारकर जल्दी जल्दी पहनने लगी। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने अपने जख्म के दर्द को भी सहन कर लिया। वहीं जमीन पर साइड में अविनाश का मोबाइल रखा था, उस पर अवनी की नजर गई। अवनी, अविनाश का फोन, यानी कि अविनाश लेकर आया है मुझे, मेरे गीले कपड़े उतारे उसने। चलो शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। अवनी को रात का हर एक सीन याद आ गया कि कैसे अविनाश ने उसकी जान बचाई थी। पर अविनाश गया कहाँ? किसके घर आए हैं हम? बाहर देखकर आती हूँ। अवनी ढूंढते हुए बाहर आई। अविनाश, अविनाश। अविनाश ऊपर विवेक का फोन ट्राई कर रहा था। जब उसका फोन नहीं लगा तब उसने घर फोन घुमाया। खुशी ने फोन उठाया, अनजान नंबर देखकर। खुशी, हेलो, कौन बोल रहा है? अविनाश, खुशी मैं बोल रहा हूँ। अविनाश, भैया। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी खुश हो गए। भैया आप कहाँ हो? आप दोनों ठीक हो? हम लोग कितने घबरा गए थे, फोन स्पीकर पर डालती हूँ। अविनाश, हमारे पीछे रात में पार्टी से लौटते वक्त चोर लग गए थे, अवनी को चाकू लगा है। उसने रात की बात डिटेल में बताई। नीता, अवनी अब कैसी है? अविनाश, अभी ठीक है, रूम में सो रही है, विवेक का नंबर नहीं लग रहा है, हेल्प के लिए किसे बुलाऊं? खुशी, भैया विवेक का फोन नहीं लगेगा, वो पुलिस के साथ आपको ढूंढने जंगल में निकला है। अनिरुद्ध, अविनाश तुम इस वक्त कहाँ हो मुझे बताओ, मैं लेने आ रहा हूँ। अविनाश, अनिरुद्ध मैं जंगल पार होकर छोटी सी बस्ती में आया हूँ, अवनी के साथ वही हूँ, तुम गाड़ी लेकर आओ। तो वो फोन कट करके उसे नीचे आने लगा। अवनी ठीक है ये खबर सुनकर कामिनी के तन बदन में आग लग गई। वो किसी बहाने से वहाँ से निकली, अपने अपॉइंट किए आदमियों को उससे लोकेशन भेज दी। कामिनी, अब उस लड़की की मुझे डेड बॉडी चाहिए। चोर मुकेश, चिंता मत कीजिए मैडम, हम लोग बसी में ही है, अभी हम लोग उस लड़की का गेम बचाते हैं। कहते हुए वो फोन कट कर देता है। अवनी घर के बाहर खड़ी अविनाश को इधर उधर देख रही थी। अविनाश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, अवनी का नाम पुकारता, पर किस मुंह से बोलता? वो उससे नजर कैसे मिलाता? ये सोचकर चुपचाप पीछे खड़ा रहा। दिनेश, अरे वो रही लड़की, मुकेश गोली चला। अवनी और अविनाश की नजर अभी तक उन पर गई नहीं थी, लेकिन मुकेश ने अवनी पर दूर से निशाना साध लिया था। अवनी, ये अविनाश कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? अविनाश आंखें बंद करके सारी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अवनी की ओर कदम बढ़ाया। तभी अवनी पलटी, उससे टकरा गई। कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नजर नीचे कर ली। अवनी ने कुछ पूछना चाहा, उसे अविनाश की हालत देखकर पूरा यकीन हो गया था कि वो नजर नहीं मिला रहा, इसलिए उसने दूसरा प्रश्न किया। अवनी, अविनाश ये किसका घर है? अविनाश थोड़ा नॉर्मल होते हुए आंखें ऊपर किए। वो मैं लेकर आया हूँ, एक बाबा का घर है, अंदर चलो, मैं सब बताता हूँ। अब कैसा है दर्द? अवनी, अब ठीक है, चलो अंदर। मुकेश गोली चला, वो अंदर जा रही है। अवनी अंदर जाने लगी, इतने में गोली की आवाज हुई। अवनी के सीधे पीठ में गोली जाकर लगी। दोनों देखा उसे गोली लग चुकी थी। अविनाश, अवनी, 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 ये क्या हो रहा है? वो लोग हमारे पीछे ही पड़ गए। छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। अवनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें बंद मत करना। अविनाश ने एम्बुलेंस को फोन किया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस बस्ती में आई। अवनी को एम्बुलेंस में डाल अवनी के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। अविनाश, अवनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
वो परेशान होकर बड़बड़ाता रहा। अवनी को ओटी में ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। अविनाश ने फोन करके घर पे सबको बता दिया। ओटी रूम के बाहर घबराते हुए वो परेशान होकर चक्कर लगाने लगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 23। अवनी की फैमिली घर से हॉस्पिटल में आ गई थी। नीलम का रो रोकर बुरा हाल था। अनीता और तानिया पूरे रास्ते उन्हें आश्वासन देते रहे। हॉस्पिटल में भी चेयर पर बैठी अनीता के कंधे से सिर टिकाकर वो रोए ही जा रही थी। तानिया, मामी जी प्लीज अपने आप को संभालो, दीदी को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर उन्हें बचा लेंगे, हम सब उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, भगवान उनके साथ है, कहते हुए अपनी मामी के आंसू पूछे। नीलम अविनाश के पास गई जो दीवार से सिर टिकाए खड़ा था। उससे पूछा, अविनाश अवनी ठीक तो है ना, वो ठीक हो जाएगी ना? अविनाश कुछ नहीं बोला, मायूसी से मुंह लटकाए खड़ा रहा। नीलम ने फिर पूछा, अविनाश कुछ बोलते क्यों नहीं? यशराज, नीलम अविनाश डॉक्टर नहीं है, वो कैसे बताएगा? नीलम, लेकिन ये अवनी के साथ था, इसे पता होगा, अवनी को गोली लगने से पहले ही वो घायल हो चुकी थी, अविनाश उसे क्या लगा था? अविनाश, वो उसे चाकू लगा था। नीता, हे भगवान मेरी बहू को बचा लो। नीलम जी चलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करने चलते हैं, वो हमारी अवनी को ठीक कर देंगे, चलो उसके नाम की आरती करते हैं। अविनाश, वरुण और यशराज को छोड़कर सारी औरतें हॉस्पिटल के बाहर मंदिर में गए। गणेश जी की मूर्त के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। शिवानी और कामिनी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर इशारों में बोले, क्या क्या नाटक करना पड़ेगा। फिर सामने मूर्त की ओर मुंह कर लिया। सभी बारी बारी से गणेश जी के पैर छूने आगे गए। पैर छूकर अवनी के लिए दुआ मांग रहे थे। कामिनी मूर्त के सामने आई, मन ही मन खुश होकर माथा टेकती है और पीछे मुड़ती है। तभी उसका पैर जमीन पर गिरे तेल पर पड़ता है। वो मुंह के बल कहती है, शिवानी, कामिनी संभल कर। खुशी ने हाथ देकर उठा दे। कामिनी तुम ठीक हो? कामिनी, हाँ खुशी, आई एम ओके, चलो। सारे वापस हॉस्पिटल के अंदर गए। अविनाश के पास अब तक पुलिस के साथ विवेक भी आ गया था। पुलिस अविनाश से पूछताछ कर रही थी। कुछ देर में अनिरुद्ध भी वहाँ पहुंचता है। सबसे थोड़ा दूर खड़ा होता है। पुलिस इंस्पेक्टर, अविनाश तुम उन चोर बदमाशों का स्केच बनवाने में हेल्प कर सकते हो? अविनाश, नहीं सर, उन लोगों ने चेहरे ढके हुए थे। अनिरुद्ध पीछे से ताली बजाते हुए पास आया। वाह अविनाश वाह, तुम्हारे दिमाग की दाग देनी पड़ेगी, क्या दिमाग पाया है, लोमड़ी साफ तेज। अविनाश, अनिरुद्ध क्या कह रहे हो, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अनिरुद्ध, कांड करके ज्यादा भोले मत बनो। यशराज, अनिरुद्ध बेटे क्या कह रहे हो? अनिरुद्ध, पापा अवनी आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है ना, तो वो इसके वजह से, इसने ही अवनी पर हमला कराया। देखिए ना, एक बात नोट कीजिए, अवनी पर पहले चाकू से वार हुआ, फिर दूसरी बार गोली लग गई, लेकिन अविनाश को एक खरोच तक नहीं है। चोर लुटेरे अविनाश पर बड़े ही मेहरबान हो गए। कैसे? देखो इसे कहीं चोट लगी है? खून बस मेरी बहन का बहा है और यहाँ कैसे मुंह लटकाए खड़ा है कि इसे तो बहुत परवाह है मेरी बहन की। सच तो ये है कि अविनाश अवनी को मारना चाहता है, उससे बदला ले रहा है निशा की सुसाइड का। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया, या समझना ही नहीं चाहते तुम? निशा के सुसाइड में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है, और अगर फिर भी बदला लेना चाहते हो तो ठीक है, तो बदला मुझसे लो, मेरी बहन को क्यों टारगेट कर रहे हो? अविनाश लो, मारो, मार लो मुझे। अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाते हुए अविनाश के दोनों हाथों को अपने गले पर रखते हुए खुद के गले को घोटता है। अविनाश अपने हाथ पीछे लेते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कोई हमला नहीं करवाया, वो चोर लुटेरे मुझे चाकू मारने जा रहे थे, बीच में अवनी ने आकर मुझे बचा लिया। अनिरुद्ध, हाँ फिर भी तुम्हारे अंदर दया नहीं आई अवनी के प्रति? उसने तुम्हारी जान बचाई, तुमने उस पर गोली चलवा दी। अरे और मैं कैसे मान लूं कि चोर तुम्हें चाकू मार रहे थे और अवनी बीच में आ गई? ये भी तो हो सकता है उन लोगों ने चाकू अवनी को ही मारा हो। अविनाश चिल्लाते हुए, ओ गॉड अनिरुद्ध, कितनी बार कहूं, मैंने हमला नहीं करवाया, मैं उन बदमाशों को जानता तक नहीं हूँ। अनिरुद्ध, अच्छा रास्ता निकाला है अवनी को मारने का, सबको लगे ना अवनी को किसी चोर लुटेरे ने मार दिया, खुद बच जाएगा। शिवानी, बस करो अनिरुद्ध, अविनाश पर इल्जाम लगाना बंद करो। देखा नीता दीदी, आप लोग इनकी तरफदारी करती हो। अरे सच तो ये है, जैसे लोग खुद होते हैं उन्हें हर इंसान वैसे ही दिखाई देता है। मुजरिम। अनिरुद्ध, जब हम लोग आपकी नजर में दोषी हैं, तो लगाइए इल्जाम, लेकिन इससे अविनाश बच नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये मेरी बहन को मारना चाहता है। नीता रोते हुए, नहीं अनिरुद्ध तुम गलत कह रहे हो, अविनाश ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी अवनी को जान से मरवा नहीं सकता। अनिरुद्ध, अविनाश क्या कर सकता है वो हम सब जानते हैं, जब वो मेरी बहन को मजबूर करके शादी कर सकता है ताकि वो उसे तड़पा सके, तो मारना कितनी बड़ी बात है उसके लिए। अविनाश चिल्लाते हुए, अनिरुद्ध अपनी बकवास बंद करो, मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ। अनिरुद्ध, गलत इल्जाम लगाने की आदत तुम्हारी अविनाश, समझे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अवनी की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए। विवेक, अनिरुद्ध तुम्हें गलतफहमी हो रही है, अविनाश अपनी भाभी को कभी नहीं मार सकता। अनिरुद्ध, बेगुनाही साबित कोर्ट में करना। इंस्पेक्टर देख क्या रहे हैं, गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर, हम लोग इन्हें ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अवनी जी का स्टेटमेंट लेना होगा, अगर उन्होंने इसके खिलाफ कुछ कहा तभी हम इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। वरुण, हाँ ऐसे ही कोई इल्जाम लगाने से मुजरिम थोड़ी ना बन जाएगा, भलाई का जमाना ही नहीं है। अनिरुद्ध, अविनाश और भलाई। यशराज, अनिरुद्ध शांत हो जा बेटा, अवनी का इलाज हो रहा है, जो इस वक्त तेरे पर बीत रही है वो हम सब पर भी बीत रही है। अनीता, अनिरुद्ध बेटा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शांत हो जा। कामिनी अपने मन में, ये क्या, अवनी की मौत का इल्जाम तो अविनाश पर ही लग रहा है। ओ गॉड, यानी कि अविनाश को इनोसेंट साबित करने के लिए अवनी को बचाना जरूरी है। नहीं, अवनी बचनी नहीं चाहिए, अविनाश को तो बाद में कैसे भी करके इनोसेंट साबित करवा सकती हूँ। एक नर्स बाहर आई, प्लीज आप लोग चुप हो जाइए, मरीजों को परेशानी हो रही है, यहाँ चिल्लाइए मत, झगड़ा करना है तो बाहर कीजिए जाकर। अनिरुद्ध और अविनाश साथ में, आई एम सॉरी सिस्टर। सिस्टर वापस अंदर चली गई। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए, उसे घेर कर सारे खड़े हो गए, एक साथ सब पूछने लगे। डॉक्टर, शांत हो जाइए, मैं समझ सकता हूँ, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, गोली निकाल दी है, अब वो खतरे से बाहर है, जैसे ही होश आएगा तब मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर, एक नर्स अंदर है, जैसे ही होश आ जाएगा वो आपको बता देगी, आप पहले अपनी पूछताछ कर लीजिएगा। इंस्पेक्टर, जी डॉक्टर थैंक यू। डॉक्टर वहाँ से चला गया। 1 घंटे बाद अवनी को होश आया, सबसे पहले पुलिस गई, सब बाहर खड़े ही सुन रहे थे। इंस्पेक्टर, मिसेस अवनी सिंघानिया, कल रात क्या हुआ आप हमें बता सकती है, लेकिन आप कुछ बताए उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके भाई ने, अनिरुद्ध ने आपके पति अविनाश पर इल्जाम लगाया है कि आप पर हमला आपके पति ने करवाया है। इंस्पेक्टर ने सारी बात बताई। अवनी,
इंस्पेक्टर, अनिरुद्ध मेरे बड़े भाई है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बोल दिया होगा क्योंकि हमारी शादी ही एक सौदे की तरह हुई थी। पर अविनाश ने उस वक्त शादी गुस्से में की थी। लेकिन इंस्पेक्टर, ये भी सच है, वो एक अच्छे इंसान है। उन्होंने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मुझे मारने की कोशिश नहीं की, पत्नी के हर हक दिए। मुझसे शादी करने का मकसद उनका सिर्फ इतना था, जैसे उनकी बहन उनसे दूर चली गई, मैं भी अपने परिवार से दूर हो जाऊं, बस। और रही बात कल की, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं नेचर कॉल के लिए उतरी थी। जब लौट कर आई तो 2 चोर लुटेरे अविनाश के सर पर गन लगाकर खड़े थे। उन्होंने अविनाश की चेन, घड़ी पर सब छीन लिया। मेरे भी गहने मांग रहे थे। अविनाश मेरे गहने देने के लिए भी राजी हो गया, लेकिन उनकी नियत मुझ पर भी थी। तब अविनाश ने मारना शुरू किया। एक को मार रहे थे कि तभी दूसरा उनके पीछे से चाकू लेकर मारने आया और अविनाश को बचाने के लिए मैं बीच में आ गई और चाकू मुझे लग गया। अविनाश को कुछ मत कीजिए, वो बेगुनाह है। अवनी ने शुरू से गोली लगने तक की कहानी बताई। ये सुनकर इंस्पेक्टर बाहर आ गए। इंस्पेक्टर, आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा अवनी जी ने क्या कहा। मिस्टर अनिरुद्ध, उम्मीद है आपकी सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। अब आप लोग आपस में झगड़ा बंद कीजिए। आपका झगड़ा पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। सारे गिले शिकवे यही मिटाकर अंदर जाइए। यशराज। इंस्पेक्टर साहब की बात पर अमल किया जाए। अवनी के सामने किसी भी तरीके का झगड़ा मत करना। सारे अंदर गए। अविनाश सीने में हाथ बांधे नजर झुकाए खड़ा था। बाकी सब उसकी हाल खबर ले रहे थे। अवनी बात सबसे कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अविनाश पर था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 24। अवनी को सब घेर कर खड़े थे और उसकी हाल खबर ले रहे थे। अनिरुद्ध थोड़ा नाराज था, चुपचाप दूसरी ओर मुंह किए खड़ा था। अवनी ने भाई कहकर आवाज लगाई। अनिरुद्ध इग्नोर करते हुए बाहर चला गया। अवनी, माँ, पापा, भाई मुझसे नाराज है। यशराज, नहीं बेटा, नाराज नहीं है, तुझसे प्यार करता है ना, इसलिए तेरी ये हालत देखकर खुद के आंसू छिपा रहा है। नीलम, अनिरुद्ध को ले आओ बुलाकर। नीलम बाहर आकर देखती है तो वो दूर चेयर पर उदास बैठा था। नीलम पास जाकर प्यार से सिर पर हाथ फेरकर सिर को चूमती है। उसके चूमते ही अनिरुद्ध के अंदर जो आंसू थे बाहर निकल आए। यशराज भी वहाँ आ गए। यशराज, अनिरुद्ध बेटा बस। और ये क्या, अवनी तुझसे बात करना चाहती थी और तुम उसे इग्नोर करके यहाँ आ गए। अवनी को कितनी तकलीफ हुई होगी, चल बात कर ले। अनिरुद्ध, मैं नहीं जा रहा, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं उससे नाराज हूँ। आखिर कब तक? जो इंसान उसे परेशान करता है, बदले के लिए दिल दुखाता है, फिर भी अवनी उसके खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोलती, जबकि मैं और सब जानते हैं कि अविनाश के दिल में अवनी के लिए कुछ नहीं है। नीलम, ऐसे कैसे कह दिया कुछ नहीं है? होता नहीं तो अविनाश उसे बचाकर यहाँ लाता। पहले बेशक अविनाश के दिल में अवनी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब है, ये उसने जान बचाकर साबित किया है। यशराज, बेटा, ये औरतें होती ही इतनी अच्छी और समझदार है। जहाँ पर मर्दों की सोच आकर खत्म होती है, वहाँ से इनकी सोच शुरू होती है। ये सब जानती है, जो काम प्यार से हो जाएगा उसके लिए लड़ना क्या। और देखो, अविनाश के अंदर फर्क दिख रहा है, तो उसकी चिंता मत करो, अवनी सब संभाल लेगी। नीलम, हाँ बेटा, अवनी का आज और कल अविनाश है। अनिरुद्ध, और जो उसके घर में चाचा चाची नफरत करते हैं वो? नीलम, उसकी भी चिंता मत कर, अवनी प्यार से सबका दिल जीत लेगी। चल अंदर चल, मिलने अपनी बहन से। अनिरुद्ध, जी माँ, चलिए। तीनों अवनी के पास आए। काफी देर तक सब बात करते रहे। अविनाश अवनी को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। दोपहर होने आई थी। अवनी, बस अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे बहुत भूख लगी है, घर का खाना खाना है, हमने रात से कुछ नहीं खाया था। नीता, हाँ बेटा, मालविका जगत के साथ खाना लेकर आ ही रही होगी। अवनी, जी माँ। अच्छा आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, आप लोग भी रात से परेशान है, घर जाकर खा पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए। मेरे पास अनिरुद्ध भैया को छोड़ दो, अविनाश को भी ले जाओ। मालविका आई, सबके साथ खाना देकर चली गई। अनिरुद्ध अवनी के पास रुका, पर थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने अनिरुद्ध को दवाई बाहर से लाने को कह दिया। अनिरुद्ध हॉस्पिटल के बाहर आने लगा। उसी के बगल से एक बुरखे वाली लड़की गुजरी। अचानक हवा का झोंका आया। बुरखे के दुपट्टे का कोना अनिरुद्ध की शर्ट के बटन में उलझ गया। वो औरत दुपट्टे को छुड़ाने लगी, पर दुपट्टे की मोती की लड़ी ऐसी उलझी थी जैसे किसी ने 7 फेरों की गांठ बांधी हो। अनिरुद्ध, आप रहने दीजिए, मैं छुड़ाता हूँ, आप परेशान मत होइए। अनिरुद्ध ने आराम से दुपट्टे को बटन से अलग किया। ये लीजिए, निकल गया। बुरखे वाली कुछ बोले बिना ही अंदर चली गई। अनिरुद्ध, कमाल है, ना सॉरी ना थैंक यू कहते हुए दवाई लेने निकल गया। उधर अविनाश की फैमिली घर पहुंची। सारे फ्रेश होने अपने अपने कमरों में चले गए। अविनाश नहाकर रेडी हो गया। नीता और खुशी रूम में आए। अविनाश, आप दोनों यहाँ, मैं बाहर आ रहा था। नीता, अविनाश बैठ, अब सच बता, हमला करवाने में तेरा हाथ तो नहीं था ना? अविनाश, माँ, अनिरुद्ध विश्वास नहीं कर रहा, मानता हूँ, पर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, बस तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ। भरोसा भी है और तसल्ली के लिए पूछ भी रही है। नहीं माँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, आपकी कसम। नीता, बस यही सुनना था। अविनाश, ये अनिरुद्ध मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, उसे गलतफहमी हो रही है। नीता, हाँ, वैसे ही जैसे तुम अपने अंदर गलतफहमी को पनाह दे रखे हो। बहन की सुसाइड को मान लो, बहुत दुखों से निजात पालोगे। तुमने गलतफहमी के चलते अवनी को जो दुख दिए हैं उसकी माफी मांग लो और नॉर्मल पति पत्नी वाली लाइफ जियो। अविनाश इस बात का कोई रिएक्शन या जवाब नहीं देता। अविनाश, माँ, खाना लग गया है तो चले, खाना खाकर हॉस्पिटल जाना है, मेरी जरूरत पड़ सकती है, और अनिरुद्ध को भी तो घर जाना है, रात भर से उसे भी आराम नहीं किया होगा। नीता, ठीक है बेटा, बाहर आ जा। माँ कहते हुए खुशी के साथ कमरे से निकली। पीछे से अविनाश भी आया और डाइनिंग टेबल पर चाचा चाची को न देखकर उनको बुलाने उनके कमरे में गया। उसे देखते ही शिवानी ने खुश होते हुए अपने रूम का दरवाजा लगाया। अविनाश को अपने पास बैठाया। अविनाश ने खुश होने की वजह पूछी। अविनाश, चाची, चाचा जी, आप दोनों इतने खुश? ओह, मैं ठीक हूँ इसलिए? वरुण, हाँ इसलिए भी और उसलिए भी। अविनाश, किसकी वजह से? शिवानी, ज्यादा बोला मत बन, सच बता, तूने ही अवनी पर हमला कराया ना? ठीक किया, अपना बदला जितनी जल्दी ले उतना ही अच्छा है। अविनाश, ओह, तो आप इसलिए खुश हैं? अगर आप इसलिए खुश हैं तो सुनिए, मैंने अवनी पर हमला नहीं कराया और उन बदमाशों को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। चाचा जी, बस बहुत हो गया, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत हूँ। मेरे अंदर निशा की मौत को लेकर गलतफहमी थी, जिसकी सजा मैं इनोसेंट अवनी को दे रहा था, लेकिन अब नहीं, अब तो मैंने मान लिया, निशा ने सुसाइड किया है, उसमें अवनी की फैमिली का कोई हाथ नहीं है। शिवानी, ओह, तो तुम पर भी अवनी की मासूमियत और खूबसूरती का खुमार आ ही गया, गलत लोग सही लगने लगे। अविनाश,
कोई खुमार नहीं चढ़ा, जो सच है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप भी कर लीजिए। आप भी जरा सोचिए, जो लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचा सकती है, वो निशा को सुसाइड के लिए मजबूर करेगी। जिनके घर के बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश हो, भला वो किसी को क्या तंग करेंगे। चाची, निशा की मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बेमतलब मैं किसी इनोसेंट को तंग करूँ। मैंने अपने अंदर से सारी गलतफहमी निकाल दी है, आप भी निकाल दीजिए। इसमें दोनों परिवार का भला है। वरुण, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जा सकते हो। अविनाश, चाचा जी प्लीज निकाल दीजिए ये बेवजह की नफरत। शिवानी, तुम भी और घर वालों जैसे निकले, तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनना। अविनाश, ठीक है, पर अकेले में सोचिए जरूर। बाहर आ जाइएगा, खाना लग चुका है, कहकर बाहर चला गया। उधर अपनी हॉस्पिटल में बेड पर लेटी थी, इतने में एक बुरखे वाली ने डोर नॉक किया। उसने अंदर आने को कहा, पास में बैठी नर्स से बाहर जाने को कहा। नर्स बाहर चली गई। उसके जाते ही अम्मी उठने को हुई। बुरखे वाली ने लेटने को कहा। अपने बुरखे का घूंघट ऊपर किया। बुरखे में निशा मिलने आई थी। उसे देखकर अम्मी खुश हो गई, अपने बेड पर बैठने की जगह दी। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 25। निशा के बैठते ही अम्मी भी हल्की से उठकर तकिए से टेका लगाकर बैठ गई। निशा की आंखों से आंसू आ रहे थे। अम्मी के गले लग गई। आंसू आंखों से टपकते हुए अम्मी के गर्दन पर गिरे। अम्मी ने गले से हटाकर कहा, अम्मी, ये क्या भाभी, आपकी आंखों में आंसू? ओह, समझ गई, मेरी वजह से रो रही है आप, क्योंकि मैंने आपको छिपकर रहने को कहा। बस कुछ दिन और, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको सबके सामने ले आऊंगी। निशा, नहीं अम्मी, मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। तुम्हारे बारे में पता चलते ही मैं यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें गोली लगी है। अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आपको अब चलना चाहिए, भैया दवाई लेकर आ रहे होंगे। निशा, ओके, तुम्हें देख लिया, दिल को सुकून मिल गया। अपना ख्याल रखना। अम्मी, मुझे अपने ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए पूरी फैमिली है, आप अपना ख्याल रखिए। निशा, अम्मी मुझे सबकी बहुत याद आती है। अवनी, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। और अविनाश, वो तो आपको बहुत मिस करते हैं। निशा, अवनी, भैया ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें बहुत रुलाया है, फिर भी तुमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। अवनी, भैया को मेरे जिंदा होने की बात बता दो। मेरे जिंदा होने की खबर सुनते ही सारी गलतफहमी दूर कर देंगे, और देखना प्यार भी करने लगेंगे तुमसे। अवनी मुस्कुराते हुए, भाभी वो तो अभी भी करते हैं, अगर प्यार नहीं करते तो उन्हें बुरा क्यों लगता? जब उन चोरों ने मुझसे सुहागरात मनाने को कहा था, उन्हें तो गुस्सा आ गया था, और फिर आपके भाई ने उन्हें पीटा, बड़ा मजा आया। निशा, अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारे लिए टेंशन फ्री रहूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। अवनी, बाय। निशा फिर से गले लग विदा लेती है, मुंह ढक कर रूम से निकलने लगती है। बुरखे वाली को अपनी बहन के रूम से निकलते देख अनिरुद्ध देख लेता है, पर कुछ कहता नहीं। अवनी के पास जाकर पूछता है, अनिरुद्ध, अवनी, ये बुरखे वाली तेरे रूम में क्या कर रही थी? तेरी जानने वाली है? अवनी झूठ बोलते हुए, हाँ भैया, वो मेरी फ्रेंड थी, नाजिया, मेरे बारे में पता चला, देखने आ गई। इसी ने आपको 1700 रुपए की दवाई दी थी, वो आपको जानती है। अनिरुद्ध, ओ, तभी मैं कहूँ कोई अनजान मेरी इतनी मदद कैसे कर सकती है? अवनी, तुझे रोकना चाहिए था, मुझे उसके पैसे लौटाने हैं। अवनी, मैंने दे दिए भैया, और अब ये मत कहना क्यों दे दिए, वो मेरे पापा भी है। अनिरुद्ध, अच्छा ठीक है, ये ले तेरी दवाई। कुछ देर बाद अविनाश आया। उसके आते ही अवनी ने अपने भाई को घर जाने को कह दिया। अनिरुद्ध घर चला गया। अविनाश अभी भी अवनी से आंखें नहीं मिला रहा था। अवनी, अविनाश, मुझे घर जाना है, डॉक्टर से बात करके आओ ना, मैं कब घर जा सकती हूँ? अविनाश, ओके, मैं पूछ कर आता हूँ, और तुम बैठी क्यों, लेट जाओ। अवनी ने गर्दन में हाथ हिलाकर कहा। मन ही मन मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गई। अविनाश डॉक्टर से बात करने चला गया। इधर कामिनी अपने घर जा चुकी थी। गुस्से में सामान अपने रूम का इधर से उधर फेंकने लगी। कामिनी, इस अवनी का मुस्कुराता चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। कितना कुछ किया मैंने अवनी को अविनाश से दूर करने के लिए, क्या नहीं किया मैंने। निशा की जिंदगी में आंख लगा दी, अपनी बुआ की बेटी की लाइफ सिर्फ अविनाश के लिए, ताकि दोनों फैमिली में एक दूसरे के लिए दुश्मनी पैदा हो जाए। और अवनी, जो अविनाश की माँ को पसंद आ गई थी, उसे ना पसंद कर दे। मेरा रचा षड्यंत्र कामयाब हुआ भी, लेकिन अविनाश ने फिर भी उससे शादी कर ली। मेरा प्लान ही फ्लॉप था, तभी फेल हुआ। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा प्लान बना लूंगी। पहले उस नर्स से बात कर लूं जिससे मैंने अवनी पर नजर रखने को कहा था। चलो उसे फोन लगाती हूँ। थोड़े गुस्से को शांत करते हुए बोली। कामिनी ने फोन लगाया। दूसरी ओर से नर्स ने फोन उठाया। उस वक्त नर्स अवनी के पास बैठी थी। कामिनी का फोन आते ही वो नर्स बाहर आकर फोन उठाती है। कामिनी, क्या खबर है? अवनी पर नजर रखी हो ना? अविनाश और अवनी में जो कुछ बातें हो मुझे बताना। नर्स, मैडम, अविनाश अभी थोड़ी देर पहले अपने घर से फ्रेश होकर आए हैं। अवनी से सिर्फ 2 बातें करके डॉक्टर के पास चले गए, और उसका भाई भी अभी घर चला गया। कामिनी, ये सब बातें मेरी किसी काम की नहीं है, तुम बस अवनी और अविनाश की बातों पर ध्यान देना। मतलब वो अवनी से कैसे बात कर रहा है, अकेले में, गुस्से में या प्यार में? ओके? नर्स, हाँ वो तो मैं नजर रखूंगी, लेकिन एक और बात बताना चाहती हूँ, पता नहीं आपके काम की है या नहीं। कामिनी, कौन सी? आज अवनी से मिलने एक बुरखे वाली औरत आई थी। जब वो आई, अवनी ने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कामिनी, क्या? ऐसी कौन सी औरत आई जिससे अवनी अकेले में मिली? थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही खबर देती रहना, कहकर उसने फोन कट कर दिया। उस बुरखे वाली की सोच में डूब गई। अब बुरखे वाली को जानना चाहती थी वो। अविनाश रूम में आते हुए, अवनी, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, तुम्हें परसों शाम को डिस्चार्ज मिल जाएगा। अवनी धीरे से, 2 दिन तक मुझे यही रहना होगा? अविनाश सिर नीचे किए हल्का सा हकलाते हुए, अवनी तुम कुछ बोल रही हो? अवनी, वो मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हॉस्पिटल की स्मेल से मुझे बहुत गंध आती है। डॉक्टर से कहकर जल्दी डिस्चार्ज करा दो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। अवनी मजाक में ताना मारते हुए। अविनाश एक पल उसे घूरा। अवनी उसके घुरने से आंखें इधर उधर घुमाने लगती है। अविनाश थोड़ा सीरियस होकर, 2 दिन की बात है बस, और तुम वापस बार बार बैठ क्यों जाती हो? चलो लेट जाओ। अविनाश कहते हुए अवनी के एकदम करीब आया। उसके करीब आते ही अवनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अविनाश ने खुद उसके कंधे को पकड़कर लिटाया। अवनी, आउच! अविनाश, सॉरी अवनी, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें दुख रहा है? अवनी वापस उठते हुए, हाँ। अविनाश, तभी कह रहा हूँ, लेट जाओ, लेटने पर ही तो पीठ दुख रही है। अरे हाँ, गोली तुम्हारी पीठ में ही लगी है, तुम एक तरफ करवट लेकर लेट जाओ। अब ऐसा ही करना पड़ेगा, पता नहीं कितने दिन। डॉक्टर से मैंने कहा है अच्छी दवाइयां देना, ताकि तुम्हारे जख्म जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे ऐसे फुसला रहे हो, पता है गोली लगी है, जल्दी जख्म नहीं भरेगा। कहते हुए वो करवट करके लेट गई। अविनाश वही कुर्सी पर अवनी के पास चुपचाप बैठ गया। वो बोलना बहुत कुछ चाहता था, बस कुछ बोल नहीं पा रहा था। अवनी ने उसके चेहरे के भावों को भांपते हुए कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो? अविनाश, हाँ नहीं, हाँ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तुम्हारे लिए बाहर से जूस वगैरह लेकर आता हूँ पीने के लिए।
कहते हुए हड़बड़ाते हुए उठ गया, रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अवनी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, रात वाले सीन को याद करके मुस्कुराई जा रही थी। अविनाश उसके जिस्म में गर्मी देने के लिए उसके साथ सोया था, यानी उसे अपनी पत्नी मानता है। वो दिन ऐसे ही बीत गए। रात भर अविनाश अवनी के साथ हॉस्पिटल में रहा। अगली सुबह घर चला गया। उसके जाने के बाद अवनी से मिलने निशा फिर आई बुर्का पहनकर, पर अब की बार नर्स ने उसके आते ही कामिनी को फोन करके बताया। उसके फोन करते ही कामिनी अपनी कार लेकर हॉस्पिटल में आ गई। दोनों रूम में बात कर रही थी। कामिनी बाहर दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। आवाज कामिनी पहचान गई। कामिनी, ओह माय गॉड, ये तो निशा की आवाज है। यानी कि निशा जिंदा है। तो फिर ये सुसाइड करना किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ओह नो, कहीं ये दोनों उस आदमी को पकड़ने के फिराक में तो नहीं है जिससे मैंने झूठा आशिक बनने को कहा था। अगर ऐसा हुआ, दोनों उस आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गए तो फिर मेरा भांडा जरूर फूटेगा। अविनाश तो मेरे हाथ से पूरी तरीके से निकल जाएगा। निशा सबके सामने आ जाएगी, दोनों फैमिली के बीच से नफरत हट जाएगी और दोस्ती हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अविनाश मेरा है, उसे पाना मेरी जिद है और मैं जिद पूरी करूंगी। इतने में निशा मुंह ढककर रूम से बाहर आई। कामिनी वही निशा की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। निशा हॉस्पिटल से निकल गई। उसके पीछे कामिनी भी निकल गई, ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ जा रही है। निशा ऑटो में बैठी, उसके पीछे कामिनी अपनी कार दौड़ाई जा रही थी। कार चलाते हुए उसके दिमाग में दूसरा प्लान आया। होठों पर मुस्कुराहट छल पड़ी। आखिर अब क्या होगा, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। निशा ने एक घर के बाहर ऑटो रुकवाया। ऑटो वाले को पैसे दिए। पैसे लेकर ऑटो वाला चला गया। उसके जाने के बाद निशा ने अपने चेहरे से बुर्का हटा दिया और वो अंदर चली गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे लगा कोई देख नहीं रहा, पर कामिनी उसे देख रही थी। अब उसका शक यकीन में बदल गया। बुर्के वाली का अब उसने फेस देख लिया था। कामिनी, ये तो पता चल गया कि निशा यही रहती है, सबसे छुपकर, अवनी के कहने पर। तुम जितना भी अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर लो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी अवनी। अच्छा हुआ निशा तुम जिंदा हो, अब तुम ही मेरा मकसद पूरा करने में मदद करोगी। जो प्लान इस बार बनाया है वो कभी फेल नहीं होने वाला। अविनाश, तुम सिर्फ मेरे हो। अवनी से तुम्हें छीन कर ही रहूंगी। बस अंदर ये पता लगा लो कौन कौन रहता है। मैं अंदर जाऊंगी तो नहीं, अपने आदमियों को ये काम दे देती हूँ, वही लोग पता लगाएंगे। अभी यहाँ से चलती हूँ। कामिनी ने अपने उन्हीं दो आदमियों को, दिनेश और मुकेश को फोन करके काम सौंप दिया और घर आ गई। अगले दिन अवनी को डिस्चार्ज मिलना था। अविनाश ने पेपर वर्क करके अवनी को डिस्चार्ज करा दिया। अवनी, अब फाइनली मैं घर जाऊंगी। हॉस्पिटल की स्मेल को सहन नहीं कर पा रही थी। अविनाश, इतनी बुरी लगती है तुम्हें हॉस्पिटल की स्मेल? चलो अब नहीं सुननी पड़ेगी। वैसे इतनी बुरी नहीं है जितना तुम नाक सिकोड़ रही हो। अच्छा जी, तो तुम यही रह लो। रह लेता, लेकिन ये पेशेंट और डॉक्टर के रहने की जगह है। अच्छा, ये फालतू की बोरिंग बातें बंद करो। अवनी, अच्छा बोरिंग बातें हैं तो तुम रोमांटिक बातें कर लो। उसके इतना कहते ही अविनाश उसे घूरने लगा। अवनी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। अविनाश, चलो। अवनी को आगे चलने को कहते हुए खुद पीछे चलता है। अविनाश, थैंक्स अवनी, मेरी जान बचाने के लिए। अवनी धीरे धीरे चल रही थी। इतने में एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था। शायद वो जल्दी में था। उसकी टक्कर अवनी से हो गई। उसकी टक्कर लगते ही अवनी दीवार की ओर जाकर गिरी। अविनाश चिल्लाते हुए अवनी के पास आ गया और उसे उठाया। अविनाश, अवनी तुम ठीक तो हो? अवनी दर्द से कराहते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। अविनाश उस दौड़ते आदमी को जाकर गुस्से में पकड़ लेता है। अविनाश कॉलर पकड़कर मुंह पर मुक्का मारते हुए, अंधे हो, दिखाई नहीं देता, पेशेंट को धक्का देकर जा रहे हो? आदमी, सॉरी भाई साहब, मैं जल्दी में हूँ, मैंने देखा नहीं। अवनी वही खड़ी चिल्लाते हुए, कोई बात नहीं अविनाश, छोड़ दो, वो भी परेशान है किसी अपने को लेकर, छोड़ दो। अविनाश ने उसे छोड़ दिया। वापस अवनी के पास आया। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ गए। टक्कर लगने से उसका दर्द बढ़ गया, इसलिए अब और धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। अविनाश सब समझते हुए अवनी को गोद में उठा लेता है। सबके सामने ऐसे गोद में उठाने से अवनी शर्मा जाती है। अवनी, अविनाश सब देख रहे हैं, उतारो। अविनाश, ताकि तुम कछुआ चाल चलो और जब तुम्हें तकलीफ हो रही है तो बता नहीं सकती। नहीं मैं ठीक हूँ, उतारो, सब देख रहे हैं। अविनाश चलते हुए, शट अप, अब एक बार और बोली तो छोड़ दूंगा। अवनी पहले वाले सीन को याद करती है जब उसने घर पर गिरा दिया था उसे। वही सोचकर मुंह पर उंगली रख लेती है। उसे बाहर ले आता है, ड्राइविंग के बगल वाली सीट पर बैठाता है, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। अवनी, अविनाश अपनी दूसरी कार आ गई, ये अभी भी वही जंगल वाली सड़क पर खड़ी है। विवेक ले आया है घर पर। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचे। अविनाश ने उसे गोद में उठाया घर में जाने के लिए। दोनों को देखकर नीता, खुशी, विवेक और अवनी की फैमिली खुश थी। शादी जैसी भी हुई हो, लेकिन अब दोनों में नजदीकियां बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर वरुण, शिवानी और कामिनी मन ही मन किलस रहे थे। दोनों के आते ही वरुण और शिवानी अंदर चले गए। अविनाश अवनी को सीधा रूम में ले गया। अवनी, अब उतारो, सोफे पर तकिया ठीक से लगा लो लेटने के लिए। अविनाश ने उसकी बात इग्नोर करते हुए बेड पर बैठा दिया। अवनी चुपचाप उसे देखती रही। अविनाश, तुम यही लेटो, सोफे पर मैं सो जाऊंगा, कहकर बाहर जाने को मुड़ा। इतने में सब अंदर आ गए उसकी हाल खबर लेने। यशराज, बेटा अवनी अपना ख्याल रखना, हम लोग चलते हैं। नीता, भाई साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। नीलम, ऐसी वैसी बात हो तो हमें जरूर बताइएगा। जी बहन जी। अविनाश बेटे पैर छू ले। माँ के कहने पर अविनाश ने पैर छुए। अवनी की फैमिली अभी भी थोड़ी नाराज थी, फिर भी अवनी का फेस देखकर उन्होंने अविनाश को आशीर्वाद दिया। यशराज, चलो हम लोग चलते हैं। तानिया, मामा जी मैं आज यही रुक जाऊँ दीदी के पास प्लीज। अवनी, हाँ पापा, छुटकी को यही छोड़ दो, कल भेज दूंगी। अनीता, नहीं अवनी तुम्हें परेशान करेगी। अवनी, बिल्कुल नहीं करेगी बुआ जी, आपको नहीं पता छुटकी बड़ी हो चुकी है। नीता, रहने दीजिए ना बहन जी, अभी और हम सबको अच्छा लगेगा, दोनों बहनें साथ में बैठकर बातें करेगी। यशराज, ठीक है कल आ जाना। नीता, मैं अविनाश के साथ या विवेक के साथ भेज दूंगी। अवनी की फैमिली अपने घर चली गई। अविनाश किसी काम से विवेक के साथ घर से बाहर निकल गया। नीता, तुम दोनों बहनें बातें करो, मैं और खुशी किचन में जा रहे हैं, चलो खुशी। अवनी, रुकिए माँ, छुटकी को भी ले जाओ, इससे भी खाना बनवाओ, इसे आता नहीं है और अगला नंबर शादी का इसी का है, चल जा। तानिया, ओके दीदी, वैसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, चलिए आंटी जी। अवनी अब अपने कमरे में अकेली थी। अविनाश का खुद के प्रति बदलते बर्ताव को सोच सोचकर मुस्कुराई जा रही थी। उसको ऐसे मुस्कुराते हुए कमरे के दरवाजे पर खड़ी कामिनी देख रही थी। फिर अंदर आई, उसे देखकर अवनी ने मुस्कुराहट नॉर्मल करी। कामिनी की ओर देखा। कामिनी, बहुत खुश हो अवनी? मैं तो खुश हूँ, लगता है तुम खुश नहीं हो। नहीं मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। मुझे पता है, मुझे सही सलामत देखकर तुम कहाँ खुश होगी? नहीं, तुम्हारे मरने जीने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तो मेरा है ही। चाहे फिर उसने तुमसे बेशक शादी कर ली हो, लेकिन अविनाश मुझे प्यार करता है, इसलिए उसके ख्यालों में खोकर खुश मत हो। अवनी को सुनते ही बुरा लगा, लेकिन फिर उसने जवाब दिया,
कामिनी, तुम अविनाश की कौन हो वो मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ अविनाश ने कोर्ट में मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है। चुटकी भर सिंदूर मांग में भरकर 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध गए हैं हम। कामिनी, मंगलसूत्र और सिंदूर से दिल में जगह नहीं बनती, वो प्यार से बनती है। अवनी, तुम मंगलसूत्र और सिंदूर की शक्ति नहीं जानती, इसमें विश्वास छिपा होता है और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन अविनाश भी मुझसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि मैं ही उनकी पत्नी हूँ। एक पत्नी प्रेमिका बन सकती है पर एक प्रेमिका शादीशुदा आदमी की पत्नी नहीं बन सकती, इसलिए तुम अविनाश का ख्याल अपने मन से निकाल दो, समझी? तुम जा सकती हो। कामिनी, बहुत गुरु है ना तुम्हें अपने मंगलसूत्र पर, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम्हारा ये मंगलसूत्र अपना बनाकर रहूंगी। कोशिश कर लो, तुम्हें हार ही मिलेगी, क्योंकि ये छीना नहीं जाता, ये भगवान की इच्छा से मिलता है। भगवान ने अविनाश को मेरे लिए चुना है। ये कहकर कामिनी रूम से निकल गई। अवनी कामिनी की कही बात से थोड़ी निराश हो गई, वो सोच में डूब गई। अवनी, हे भगवान, ये कामिनी तो क्रेजी है, कहीं सच में तो अविनाश को मुझसे छीन तो नहीं लेगी। कामिनी अपनी कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। ड्राइविंग कर रही थी कि उसके अपॉइंट किए हुए आदमी मुकेश का फोन आया। उसने कार चलाते हुए फोन रिसीव किया। कामिनी, हाँ बोलो मुकेश, जो काम बोला था वो किया? जी मैडम, हमने पता लगा लिया, वो निशा अपनी सहेली के घर में अकेली रहती है, उसकी सहेली कानपुर में रहती है, उसने अपना घर रहने को दिया हुआ है। कामिनी, वाह बहुत बढ़िया, तुम दोनों एक काम करो, उसने को दो। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। कामिनी, आज रात में ही काम हो जाना चाहिए, ठीक है, फोन रखो। कामिनी ने फोन काट कर बगल वाली सीट पर मोबाइल रखा और आगे देखकर कार चलाती रही। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 27। अविनाश और विवेक दोनों घर आ रहे थे। विवेक ड्राइविंग कर रहा था, विवेक कार चलाते हुए ऑफिस के बारे में चर्चा कर रहा था, पर अविनाश उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। विवेक के इतना बोलने पर अविनाश का कोई जवाब नहीं आया। तब हल्की तेज आवाज में विवेक ने कहा, अविनाश कहाँ है तुम्हारा ध्यान? हाँ क्या बोल रहा है? तुम मुझे पागल समझते हो क्या? समझता क्या हूँ, तू है ही। ठीक है, कहते हुए कार साइड में रोककर कार से निकला। अविनाश, अबे कहाँ जा रहा है तू? तू लड़कियों की तरह बात बात पर नाराज क्यों हो रहा है? चल अंदर बैठ। और क्या बोल रहा था? विवेक वापस बैठते हुए, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, कहते हुए कार स्टार्ट करता है। तो फिर क्यों इतना ड्रामा कर रहा है? अविनाश ने कहा। विवेक, मैं ड्रामा कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? मैं इतनी देर से ऑफिस की बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि टीवी सीरियल के हीरो की तरह चुपचाप बैठे हो, कहाँ खोए हुए हो? अविनाश, विवेक मैं अवनी से थैंक यू बोलना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। विवेक ने इतना सुनते ही फिर साइड में कार रोकी। अविनाश, अब तूने फिर कार क्यों रोकी है? क्या बात है अविनाश, और थैंक यू, वाह वाह, वैसे तुझे अवनी भाभी से थैंक यू तो कहना ही चाहिए, लेकिन ऊपर से माफी भी मांगनी चाहिए। अविनाश, मेरे कहने का वही मतलब है, पर कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। तुझे तो पता है ना मैंने कभी किसी लड़की से थैंक यू या सॉरी नहीं कहा। पर अविनाश, अवनी भाभी कोई और लड़की नहीं है, तेरी बीवी है, और अपनी बीवी से माफी और थैंक यू बोलने में कैसी शर्म? वैसे भी थैंक यू और सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। विवेक, क्या करूँ वो बता। क्या करूँ? अरे फेस टू फेस जाकर भाभी के सामने खड़ा हो जा, माफी मांग और थैंक यू बोल। मैं तो कहता हूँ एक प्यारा सा बुके और ले ले, बुके के साथ बोलेगा तो और अच्छा लगेगा। अविनाश, अवनी मुझे माफ कर देगी ना? मैंने अपनी गलतफहमी के चलते अवनी को बहुत तकलीफ दी है। विवेक, अवनी भाभी तुझसे ज्यादा समझदार है, वो तुम्हें माफ कर देगी। अच्छा एक काम कर, मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ, तुम भाभी के लिए बुके लेकर घर जाओ, और अगर बोलने में हिचकिचाहट हो ना तो लिखकर भी भाभी से माफी मांग सकते हो, कहते हुए निकल गया। अविनाश ने कहा, यार विवेक, अगर बुके की जगह कोई ज्वेलरी वगैरह ले जाओ तो कैसा रहेगा? क्या बात है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ज्वेलर की शॉप पर जाकर उनके लिए प्यारी सी कोई ज्वेलरी ले और घर जा। मैं यहाँ से ऑटो पकड़कर घर जा रहा हूँ, ओके? विवेक रास्ते से दूसरा ऑटो पकड़कर घर के लिए निकल गया। अविनाश खुद कार ड्राइव करके ज्वेलरी शॉप पर आता है, वहाँ से एक डायमंड रिंग खरीदता है और घर की ओर चल देता है। नीता, 8 बज रहे हैं, अविनाश कहाँ निकल गया घूमने? अभी तक आया नहीं। खुशी, फोन लगा अविनाश को और पूछ कहाँ पर है, कब आएगा? और तानिया, तुम अपनी दीदी को ले आओ खाने के लिए। तानिया, जी आंटी जी। तानिया अवनी को डाइनिंग टेबल पर ले आई। खुशी ने अविनाश को फोन किया, तभी विवेक उसे फोन करता है, सारी बात बताता है और फोन कट कर देता है। खुशी, माँ विवेक का फोन था, हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए, भैया को आने में देर हो जाएगी। वो क्या है ना, भैया भाभी के साथ अकेले में डिनर करना चाहते हैं। तानिया अवनी को छेड़ते हुए, ओहो, यानी कि मेरी दीदी के प्यार का नशा जीजू पर चढ़ ही गया। खुशी, वैसे भाभी क्या किया आपने इतना जो एक ही दिन में बदल गया भैया? अवनी, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही किया, कहते हुए चुप हो गई। खुशी, क्या किया भैया ने? एक्साइटेड होकर पूछा। उन्होंने मेरी जान बचाई उन चोर बदमाशों से, और क्या? अब मुझे परेशान मत करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, जब वो आ जाए तब मैं खा लूंगी। नीता, अरे नहीं अवनी, तुम्हें दवाई खानी है, इसलिए तुम उसका इंतजार मत करो, खाना खाओ। अवनी, नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। हाँ अब कहाँ भूख लगेगी? खुशी ने कहा। अवनी, नहीं मुझे अभी सच में भूख नहीं है, मैं कमरे में जाऊँ प्लीज? नीता, ठीक है जाओ। खुशी, तानिया दोनों अवनी को कमरे में ले जाओ। अवनी, नहीं मैं चली जाऊंगी। उधर निशा घर में बैठकर रात का खाना बना रही थी, इतने में किसी ने डोरबेल बजाई। निशा, इस वक्त मुझसे मिलने कौन आ सकता है? अवनी तो नहीं आ सकती, देखती हूँ जाकर। डोरबेल बज रही थी। निशा ने जैसे ही दरवाजा खोला, मुकेश और दिनेश ने उसे बेहोश कर दिया, स्प्रे छिड़ककर, और उसे वैन में डालकर ले गए। मुकेश, दिनेश फोन लगा मैडम को और पूछ अब क्या करना है। दिनेश ने फोन लगाया, हेलो मैडम, हमने उसे उठा लिया, अब बताइए क्या करना है। कामिनी, उसे मेरे फार्म हाउस ले जाओ और अब से तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, निशा पर कड़ी नजर रखनी है 24 घंटे, समझे? बाकी मैं कर लूंगी। सबसे छिपकर उसे फार्म हाउस लेकर जाओ, किसी को उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, सबकी नजर में वो मर चुकी है, अब वो जिंदा तब होगी जब मैं चाहूंगी। तुम पहुंचते ही उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर मेरे मोबाइल पर सेंड कर देना, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। चलो फोन रखो, कहते हुए वो फोन कट करके चली जाती है। अविनाश एक हाथ से कार चलाकर दूसरे हाथ में डायमंड रिंग खोलकर देख रहा था, कभी सामने देखता तो कभी डायमंड रिंग को देखकर मुस्कुराते हुए। ये डायमंड रिंग मैंने खरीद तो ली, पर कैसे सब कुछ बोलूं, बोलने में हिचकिचाहट हो रही है। क्या अभी थैंक यू सॉरी और प्रपोज करना ठीक रहेगा? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। अभी मैंने उसे प्रपोज किया तो उसे लगेगा कि मैं उसको प्रपोज एहसान चुकाने के लिए कर रहा हूँ, उसने मेरी जान बचाई इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं अवनी से प्यार करता हूँ, उसका उसे एहसास कराऊंगा, तब प्रपोज करूंगा। मैं ये रिंग भी अवनी को तभी दूंगा जब वो भी मुझे समझौते का पति नहीं दिल से पति मानेगी। हाँ यही ठीक रहेगा, अवनी को टाइम देना चाहिए ताकि मेरा प्यार समझ सके। कहते हुए अविनाश ने रिंग बगल में रखी और मुस्कुराते हुए कार चलाता रहा। कुछ देर में घर के बाहर कार रोक दी। अवनी वॉच में देख रही थी, 10 बज चुके थे। अविनाश,
10 बज गए, मेरे बिना तो किसी ने खाना भी नहीं खाया होगा। चल अविनाश पहले अंदर जा, पहले माँ की डांट खाना और फिर 56 भोग लगाना। अविनाश ने डोरबेल बजाई। नंदू काका ने दरवाजा खोला। अविनाश, नंदू तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? बस साहब जा ही रहा हूँ। सबने खाना खा लिया? बहू रानी को छोड़कर सबने खा लिया, वो आपके आने का इंतजार कर रही है। अच्छा तुम जाओ, ऑटो पकड़ कर घर जाना, पैदल मत निकल जाना। जी साहब, आप दरवाजा लगा लीजिए। नंदू काका के जाते ही अविनाश ने दरवाजा लगाया, अपने रूम की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी रिंग कार में ही रह गई। वो दरवाजा खोलकर वापस कार के पास गया। कार का दरवाजा खोलकर सीट में रिंग उठाता है, तभी देखता है उसके ड्राइविंग सीट पर लिफाफा रखा होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले नहीं था। उसने अपने आसपास देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अविनाश, ये लिफाफा किसे रख दिया? कोई आसपास दिख भी नहीं रहा। अविनाश ने लिफाफा खोला, उसमें एक मेमोरी कार्ड और लेटर था। अविनाश लेटर खोलकर पढ़ने लगा। इधर रूम में अम्मी विवेक के फोन आने के बाद से बहुत खुश थी। खुशी के मारे सारे जख्मों के दर्द भूल गई। बेड पर बैठी अविनाश का इंतजार कर रही थी। तभी अविनाश अंदर आया, पर अब उसके चेहरे पर कुछ देर पहले वाले भाव नहीं थे। अब वो वापस अपने पहले वाले अवतार में आ गया था। बस अवनी के ठीक न होने से उसे खुद को कंट्रोल किया हुआ था। अवनी उसके इस रूप को देखकर चुपचाप देखती रही। अविनाश अलमारी से अपना लोअर्स और टी शर्ट निकालता है, बाथरूम में चेंज करने चला जाता है। अवनी, ये अविनाश को क्या हो गया? विवेक भैया ने तो खुशी को कुछ और ही बताया था, पर ये शायद उन्हें हिचकिचाहट हो रही होगी। कोई नहीं, मुझे उन्हें टाइम देना चाहिए। ये सोचकर अविनाश के बाहर आने का इंतजार करने लगी। अविनाश थोड़ी देर में बाहर आया और सोफे पर लेट गया, अपनी कलाई आंखों पर रखते हुए। तब अवनी ने पूछा, अविनाश तुम लेट क्यों गए? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अवनी ने फिर पूछा, हक जताते हुए, क्यों भूख नहीं है? अविनाश न चाहकर भी गुस्से में उठा। अवनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। अविनाश, अपनी हद में रहो। तुमने मुझे घायल होने से क्या बचा लिया? मैंने तुम्हारी जरा सी केयर क्या कर ली? तुम मुझे मेरा प्यार समझ बैठी, मुझ पर अपना हक जताने लगी। भूल मत जाओ, हमारी शादी नहीं एक सौदा था। मैं तुम पर कभी भी अपना हक जता सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं जता सकती। तुम्हें किसे कहा था मेरी वजह से भूखी रहो? अभी अगर घर में तमाशा नहीं चाहती तो जाकर खा लो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद जाकर खा लूंगा, समझी? जाओ। अविनाश ने उसका हाथ झटके से छोड़ा और वापस सोफे पर लेट गया, आंखों पर कलाई रखकर। अवनी चुपचाप होकर उसे देखती रही। अविनाश को वापस पहले वाला देखकर उसे बुरा लगा। अविनाश ने आंखों से कलाई हटाई। अवनी अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। अविनाश ने फिर कहा, तुम्हारे कान में दिक्कत है, सुनाई नहीं दे रहा? घर में ड्रामा करवाना चाहती हो? अवनी दुखी मन से, जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, अकेले में खा लेना। अवनी की इतनी बात सुनकर उसका मन पसीज गया, लेकिन उस पसीजे मन को छिपाए रखा। अविनाश मन में, ओ गॉड, ये कितना मेरे बारे में सोच रही है। और मैं, सॉरी अवनी, मैं मजबूर हूँ। अभी फिलहाल मैं खाना खा लेता हूँ। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो ये भी नहीं खाएगी, इससे तो दवाई भी खानी है। अच्छा ठीक है, तुम यही बैठो, तुम्हारे लिए खाना यही लाता हूँ और मैं बाहर ही खाना खाऊंगा। अवनी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अविनाश रूम से निकल गया। अवनी दुखी होकर बेड पर बैठ गई। अब उसके जख्म से ज्यादा उसका दिल दुख रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 28। अविनाश थोड़ी देर में अवनी के लिए खाना लेकर आया और टेबल लाइट के पास रख दिया। अविनाश, खाना खाओ और सो जाओ। अवनी चुपचाप खाने की प्लेट उठाती है। उसके प्लेट उठाने के बाद अविनाश रूम से बाहर निकल गया। बाहर जाकर अवनी को छिपकर देखता है। अवनी अपनी प्लेट में दुखी मन से खाने को देख रही थी। अवनी खुद से बात करते हुए, क्यों रो रही है अवनी? इतनी दुखी क्यों है? तू भूल कैसे गई? अविनाश ने सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की है, अपने सौदे के रिश्ते से कैसे उम्मीद लगा सकती है तू? अविनाश, सॉरी अवनी, तुम्हें इतने दर्द में भी दर्द दे रहा हो। अविनाश डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा। खाने का एक निवाला मुंह की तरफ ले गया, पर लेटर में लिखी धमकी याद करके उसने निवाला वापस रखा। जेब से मोबाइल निकाला जिसमें उसने पहले से मेमोरी कार्ड डालकर रख दिया था। फिर भी दोबारा वीडियो देखने लगा जिसमें निशा का एक वीडियो था, कम रोशनी वाले कमरे में कुर्सी पर बेहोश बंधी हुई का। अविनाश, मेरी बहन जिंदा है, इतने दिनों से कैद थी, पर कैद में उसे किसने डाला? उन लोगों ने मुझे अवनी से दूर करने के लिए तो बिल्कुल निशा को किडनैप नहीं किया होगा, क्योंकि अवनी से शादी मैंने निशा के गायब होने के बाद ही की थी। उन लोगों का कोई और ही मकसद है, पर मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। जो भी हो, एक बात की बहुत खुशी है, निशा जिंदा है। अब बस निशा मेरे पास सही सलामत आ जाए, फिर एक एक करके सबकी खबर लूंगा। अविनाश डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला गया। अवनी खाना खाकर बेड के सिराने टेक लगाकर सो गई। अविनाश पास जाकर अवनी को हल्के हाथ से आराम से करवट करके ठीक से लिटा देता है, चादर से ढक देता है और रूम की लाइट और टेबल लाइट बंद करके सोफे पर चला गया। लेटे हुए सिर्फ लेटर में लिखी धमकी को याद कर रहा था। सोचते सोचते उसे काफी देर बाद नींद आ गई। कामिनी के फार्म हाउस में निशा को होश आया। खुद को कुर्सी से बंधा पाया। जहाँ उसे रखा था उस रूम में अंधेरा था। अंधेरे को देखते ही जोर जोर से चिल्लाते हुए बंदे हाथ को झटकने लगी। निशा घबराकर आवाज लगाती हुई, कौन है जो मुझे यहाँ लेकर आया? छोड़ो मुझे घर जाना है, खोलो मुझे, क्यों लाए हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? आवाज सुनकर मुकेश और दिनेश अंधेरे कमरे की ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज निशा के कान में पड़ी तो कुछ चुप हो गई। काफी डर चुकी थी। मुकेश और दिनेश ने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर के कमरों की रोशनी अंदर आई। मुकेश दिनेश भी अंदर आकर रूम की लाइट्स ऑन करते हैं। मुकेश को देखकर निशा उसे पहचान जाती है। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे? क्यों लाए हो? तुम्हें चैन नहीं मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके? हे लड़की चुप। मुकेश, ये तुझे ऐसे क्यों कह रही है? तूने इसके साथ ऐसा क्या किया? अच्छी बात है तुम मुझे यहाँ ले आए, कम से कम अब तुम्हें हमें ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। पिछली बार तो मैं तुमसे पूछ नहीं पाई, लेकिन अब तुम्हें बताना पड़ेगा। आखिर तुम्हें क्या मिला मेरी नई जिंदगी में जहर घोल करके? हाँ, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुमने मेरे पति के सामने आकर उनके दिमाग में शक का बीज बो दिया। क्यों किया? किसके कहने पर किया? मेरे कहने पर किया निशा। दरवाजे से आवाज आई। निशा ने गेट की ओर देखा। सामने कामिनी खड़ी थी। मुस्कुराते हुए वो अंदर आई। कामिनी, निशा, इसने जो किया मेरे कहने पर किया। तुम दोनों बाहर जाओ। मुकेश और दिनेश रूम से बाहर निकले। अपनी लाइफ बर्बाद करने वाली लड़की को देखकर वो हैरान थी। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता अपनी बहन के साथ। निशा, कामिनी, तुमने किया? तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है? तुम मेरी बहन हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैं तुम्हारी बहन हूँ। कामिनी, मालूम है निशा, लेकिन क्या करूँ? जो मैं चाहती हूँ, जिसे मैं पाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ। निशा, किसके लिए कर रही हो? कौन है जिसके लिए तुम सारे रिश्तों की भेंट चढ़ा सकती हो? कामिनी, अविनाश के लिए। क्या? अविनाश भाई के लिए? कामिनी, हाँ, मैं तुम्हारे भाई अविनाश को चाहती हूँ, उसके लिए मैंने ये सब किया। निशा, कामिनी, तुम सच में पागल हो गई हो। ठीक है, तुम अविनाश भाई को चाहती हो, तो उसने मेरी लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ किया? मेरी शादीशुदा जिंदगी से क्या लेना देना था? कामिनी, नहीं करती तुम्हारी जिंदगी बर्बाद अगर मुझे पता नहीं चलता।
तुम्हें पता है मैं तुम्हारे भाई को कितना पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को और ताई को अवनी पहली बार मैं देखने पर ही पसंद आ गई। मैंने तुम्हारी ताई के मुंह से तुम्हारी शादी वाले दिन सुना था, वो खुशी से कह रही थी तुम्हारी शादी होते ही अविनाश के लिए अवनी का हाथ मांगेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तब मैंने ये प्लान बनाया और तुम्हारी सुहागरात वाले दिन अपने आदमी को भेजा। मैं तो चाहती थी अनिरुद्ध तुम्हें चरित्रहीन समझकर घर से बाहर निकाल दे और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ससुराल वालों से नफरत कर सके, अवनी को अपनी बहू बनाने का विचार बदल दे। लेकिन मेरा प्लान कामयाब तो हुआ, लेकिन आधा। निशा हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, कामिनी तुमने इतना कुछ किया फिर भी उन दोनों की शादी तो हो ही गई ना। अवनी को मेरे भाई ने और ताई ने एक ही नजर में पसंद कर लिया था। जानती हो क्यों? क्योंकि अवनी में एक अच्छी बहू और बीवी बनने के सारे गुण हैं जो तुम में नहीं है। अगर होते ना तो तुम कब की अविनाश भाई की पत्नी बन चुकी होती। कामिनी, अविनाश की पत्नी तो मैं बनकर दिखाऊंगी, मर्जी से या जबरदस्ती से। तुम्हारा भाई कल ही अवनी को डाइवोर्स देगा। निशा, क्या मेरा भाई डाइवोर्स क्यों देगा अवनी को? मेरे कहने पर, क्योंकि उसे तुम्हें जो बचाना है। अवनी को डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। इस बार मैं अविनाश के साथ शादी करके रहूंगी। निशा, ये भी करके देख लो, अवनी और अविनाश भाई की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है, उन दोनों को अलग भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कामिनी, ये समझ लो इस वक्त मैं ही भगवान हूँ, उन दोनों के अलग होने का वक्त आ चुका है। ये कहकर कामिनी रूम से बाहर आ गई। मुकेश और दिनेश को नजर रखने के लिए कहकर वो अपने घर के लिए निकल गई। आधी रात को अवनी की आंख खुली, देखा तो उसके ऊपर चादर पड़ी थी, खुद करवट लिए लेटी थी। उसे अच्छे से याद है वो बेड पर बैठी सो गई थी बिना चादर के। उसने तुरंत टेबल लाइट जलाई, उसकी नजर बेड के ठीक सामने सोफे पर लेटे अविनाश पर गई। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ वो हंसी। अवनी मन में, क्यों कर रहे हो अविनाश तुम? जब तुम्हें मेरी चिंता है तो क्यों मेरा दिल दुखाते हो? अवनी कहते हुए बेड से उठी, बाथरूम में गई। बाथरूम से जैसे ही बाहर आई उसका पैर फिसल गया, जिस वजह से वो सीधा जाकर अविनाश के ऊपर गिरी। गिरते ही अविनाश की आंख खुली, अवनी को खुद के ऊपर पाया। खुले बाल अविनाश के फेस पर थे। अवनी तुरंत उठी, दर्द से कराते हुए। अविनाश ने ना चाहकर भी उसे घूर कर देखा और गुस्से में उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। अवनी ने आंखें झुका ली। अविनाश, अंधी हो, दिखाई नहीं देता, या मुझको अपने हुस्न के जाल में फंसा रही हो? अगर ऐसा कुछ सोच रही हो कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारे करीब आ जाऊंगा तो गलत सोच रही हो। मेरे दिल में अंगारे भड़क रहे हैं जिसे ठंडा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, जल जाओगी। अवनी अपनी आंखें ऊपर करके करारा जवाब देती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा पैर फिसल गया था, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो मौका देखकर चौका लगा दूं। कहते हुए वापस बेड पर चली गई। ये सुनकर अविनाश का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ। 3 दिन पहले वाली बात याद करते हुए सोफे पर लेट गया। अगले दिन की शाम को तानिया अपने घर जाने के लिए रेडी हो गई। तानिया, ओके दीदी मैं चलती हूँ, पर जाने से पहले मुझे ये तो बता दो अवनी दीदी, रात को अविनाश जीजू ने आपको क्या दिया? ये सुनकर अवनी का मुंह थोड़ा उतर गया। नीता ने पूछा, अवनी क्या हुआ, तुम्हारा फेस उतर कैसे गया? लगता है जिसकी उम्मीद हम सबने की थी ऐसा कुछ हुआ नहीं। विवेक, अविनाश ने अवनी भाभी के लिए शायद रिंग खरीदी थी, थैंक यू और सॉरी बोलने के लिए। भाभी, अविनाश ने आपसे माफी मांगी? अवनी, नहीं विवेक भैया, ऐसा कुछ नहीं कहा अविनाश ने। पर ऐसा कैसे? अविनाश रात में खुद माफी मांगने के बारे में कह रहा था। अवनी, और आपने उनकी बात पर भरोसा कर लिया? सच तो यह है कि आप सबके सामने वो मेरी केयर करते हैं, अकेले में वापस बदले की आग में जलने वाले अविनाश बन जाते हैं। शिवानी मन में खुश होकर, अच्छी बात है, जो हम लोग चाहते हैं वही अविनाश कर रहा है। जल्द उसकी आंखों से अवनी नाम का नशा उतर गया। मैं तो यही चाहती थी। नीता, अविनाश ऐसा कैसे कर सकता है? उसे मैंने कितना समझाया, लेकिन उसके दिमाग में छोटी सी बात नहीं घुस रही। एक गलतफहमी की वजह से अपनी और अवनी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। अविनाश उसी वक्त घर में घुसते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, मैं अपनी और अवनी की जिंदगी बर्बाद ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैं अवनी को इस समझौते की शादी से आजाद करना चाहता हूँ। अब वो अपनी जिंदगी चाहे जैसे जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पकड़ो अवनी, डाइवोर्स के पेपर्स, इनमें साइन कर दो। डाइवोर्स का नाम सुनते ही अवनी और बाकी घर वालों का चेहरा सफेद पड़ गया। अवनी अविनाश को हैरानी से देख रही थी। नीता, अविनाश तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कितना समझाया, तुम अपनी मनमानी करते रहोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। खुशी, भाई आप होश में तो हो ना? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? ना समझो की तरह कैसे काम कर सकते हो आप? अविनाश, मैं जो कर रहा हूँ एकदम ठीक कर रहा हूँ। अवनी को हर रिश्ते से फ्री करना चाहता हूँ। मेरे साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करता। बदले की भावना में मैंने इसके साथ शादी की थी, लेकिन इसकी जिंदगी विशाल के साथ लिखी है। अब वो विशाल के साथ शादी कर सकती है। नीता, अविनाश अवनी कोई विदेशी कप नहीं है जिसमें धोकर दोबारा चाय पी ली जाए। हिंदुस्तान की औरत मिट्टी की बनी कुल्हड़ होती है जिसे एक बार ही यूज कर सकते हैं। अविनाश, वो ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन अब मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। विवेक, पर क्यों नहीं चाहिए? क्या कमी है भाभी में? पत्नी के हर अच्छे गुण है, संस्कारों से लिपटी हुई है, नेक दिल समझदार है। हाँ है, लेकिन उसके लिए मैं अपने प्यार को तो नहीं ठुकरा सकता। मैंने अपने अंदर से सारी गलतफहमी निकाल दी है, इसलिए अवनी को रिश्ते से आजाद करके मैं अपने प्यार कामिनी से शादी करना चाहता हूँ। एक बार फिर सबको झटका लगा, लेकिन वरुण और शिवानी बड़े ही खुश थे। विवेक, तुम मुझसे क्यों प्यार कर बैठे अविनाश? हाँ भैया, आप तो कामिनी से हमेशा दूर दूर भागते हैं, प्यार करना तो दूर की बात। खुशी ने कहा, अविनाश मैं उससे कभी दूर नहीं भागता था, बस ज्यादा कभी कभी बोलती है तो उससे दूर भागता, लेकिन उससे बेहद प्यार भी करता हूँ। देखो अम्मी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारे घर के कागज मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो बस, प्लीज। नीता, वो नहीं करेगी साइन, ना इस घर से जाएगी। अविनाश, माँ प्लीज, ये हमारा पति पत्नी का मैटर है, प्लीज माँ। अवनी साइन करो। अवनी चुपचाप अविनाश को देखे जा रही थी, पर उसके ऐसे बर्ताव से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था जितना घर के बाकी लोगों को पड़ रहा था। कल शाम वाली बात अवनी को याद आई। कामिनी उसे चैलेंज करके गई थी, वो अविनाश को उसे छीन लेगी। वही हुआ, बस समझ नहीं आ रहा था कि कामिनी ने अविनाश को शादी के लिए मजबूर कैसे किया। अवनी मन में, कामिनी बड़ी ही पावरफुल खिलाड़ी निकली। कोई नहीं, अभी तो मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी, लेकिन मैं भी अपनी जगह उसे लेने नहीं दूंगी। अविनाश तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर तुम्हें अच्छे से जान गई हूँ, ये तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से कामिनी बुलवा रही है। अविनाश, अवनी लो साइन करो। नीता, वो नहीं करेगी साइन। अवनी, माँ मैं साइन करूंगी, लाइए कहाँ साइन करना है? वैसे भी जब रिश्ते में कुछ है ही नहीं तो नाम का रिश्ता ढूंढने का क्या फायदा? खुशी, तानिया तुम दोनों प्लीज मेरा बैग पैक करवाने में मदद करो। अवनी ने डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दिए, अविनाश के हाथ में थमा दिए और अपने रूम में चले गए। अविनाश को छोड़कर सब उसके पीछे भाग गए। खुशी, भाभी आपने क्या किया? अवनी आंसू को रोकते हुए बोलती है, जो इस वक्त मुझे ठीक लगा वो किया। नीता, क्या मतलब? अवनी, मतलब ये कि अविनाश से कोई ये सब करवा रहा है, उनके मुंह में किसी ने अपने शब्द ठूसे हैं, वो ये सब अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, शायद यही ठीक रहेगा, कुछ दिन बाद वापस आऊंगी, बस मुझे इन सब में आप सबका साथ चाहिए। अभी मैं घर से जा रही हूँ। तानिया बैग में ये पेपर्स भी रख ले।
नीता, ठीक है, पर जल्दी आना, मैं कामिनी को अपनी बहू के रूप में नहीं देख सकती। अवनी, जी माँ, मैं भी उसे अपनी सौतन के रूप में नहीं देख सकती। विवेक भैया, आप हम दोनों को हमारे घर छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, लाइए। तानिया, मुझे बैग दो। अवनी और तानिया घर से बाहर आकर कार में बैठ गई, अपने घर के लिए निकल गई। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 29। विवेक ने अवनी का बैग उठाकर कार की डिक्की में डाला। तानिया ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठी थी। पीछे वाली में अवनी चुपचाप गुमसुम होकर बैठ जाती है। फिर विवेक भी बिना कुछ बोले ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। तानिया बार बार पीछे मुड़कर अवनी को देखती है। तानिया, दीदी आप ठीक तो है ना? आप ऐसे चुप बैठे हो, मुझे टेंशन हो रही है। दीदी आप अविनाश के बारे में मत सोचिए, माँ और मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी, आपके रिश्ते का यही अंजाम होना था। आपको उनसे जुदा होने का दुख नहीं मनाना चाहिए। अवनी, छुटकी, मैं कहाँ दुखी हूँ, मैं तो खुश हूँ कि मैं इस नाम के रिश्ते से आजाद हो गई। कहते हुए वो चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। विवेक, झूठ मत बोलिए भाभी, आप अविनाश से प्यार करने लगी है और वो आपसे। बस समझ नहीं आ रहा है ये अविनाश को अचानक क्या हो गया था। कल तक सब ठीक हो गया था, अविनाश ने खुद कहा था वो आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। तानिया मन में, दीदी ऊपरी मन से आप कुछ भी बोलो, लेकिन दिल ही दिल में आप दुखी हो। भगवान जी, ये आप मेरी दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। अवनी, छुटकी, भगवान को कोसना बंद कर। दीदी आपको कैसे पता चला मैं भगवान को कोस रही हूँ? क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, जब भी घर में कोई परेशानी होती है, मुसीबत आती है, तो तू भगवान को दोष देने लग जाती है। तो ना तू दोष, अरे क्यों भगवान अच्छे लोगों की जिंदगी में इतनी कठिनाइयां लेकर आते हैं, कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। छुटकी, भगवान जो करते हैं उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। तानिया, आपकी तकदीर देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि आपको ही इतनी तकलीफ दे रहे हैं, एक दर्द से उभरती नहीं कि दूसरा दर्द एडवांस में आपके लिए लिखा हुआ है। विवेक, तानिया बस करो, अवनी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। शायद इसमें भी भाभी के लिए कोई भलाई छिपी होगी। भाभी, मुझे तो लगता है जरूर कोई बड़ी बात है जो अविनाश आप सबसे छुपा रहा है और हम उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहे हैं। जो वो खुद दिखा रहा है हम वही देख रहे हैं। अवनी, विवेक भैया, यही सच्चाई है, हम इंसान सिर्फ बाहर की खूबसूरती देखते हैं, अंदर के गुण नहीं देखते, लेकिन मैं जानकर रहूंगी। विवेक, अवनी भाभी, अविनाश कामिनी को बस दोस्त मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मानता, लेकिन हाँ कामिनी जरूर करती है अविनाश से प्यार। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कामिनी ने अविनाश को खुद से शादी करने के लिए मजबूर किया हो, और कहीं उसने तो आप पर हमला नहीं कराया था कि आप अविनाश की जिंदगी से चली जाए और वो आ सके? अवनी, हाँ ये हो सकता है, कामिनी ने मुझ पर हमला करवाया ठीक है, लेकिन अविनाश को कैसे शादी के लिए मजबूर किया होगा? विवेक भैया, आप अविनाश के बचपन के दोस्त हो, आपको तो बहुत कुछ पता होगा उनके बारे में, उनकी कमजोरियों को अच्छे से जानते होंगे, जिसके कारण अविनाश को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकता है कोई। विवेक, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, अविनाश निशा की शादी से पहले बहुत हंसमुख था, मुझे नहीं लगता कोई उसकी कमजोरी पकड़कर कुछ भी करवा सकता है, और अब तो मुझसे भी दिल की बात कम ही शेयर करता है। पर डोंट वरी, मैं इसके बारे में उससे पूछूंगा जरूर। नहीं विवेक भैया, अविनाश से कुछ इस वक्त मत पूछना, वो नहीं बताएंगे, ये हम खुद पता लगाएंगे। मैं इस वक्त अपने घर जा रही हूँ, लेकिन तुम और खुशी अविनाश पर नजर बनाए रखना। विवेक, जी भाभी। अविनाश अपने रूम में आ चुका था, बेड पर लेटा लेटा अवनी से कई बातें याद करके दुखी हो रहा था। अविनाश, आई एम सॉरी अवनी, मैंने फिर तुम्हारा दिल दुखा दिया, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ये सब सोचकर दुखी था। नीता समेत सब उसके कमरे में आ गए। अविनाश सबको देखकर बेड से उठ बैठा। माँ आज सबसे ज्यादा गुस्से में थी। माँ क्या हुआ, आप सब लोग मेरे रूम में, कोई जरूरी बात करनी है? अगर फिर से वही वाली बात करनी है तो प्लीज माँ, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, मैं कामिनी से शादी करने वाला हूँ। नीता, अच्छा तो तेरा फैसला नहीं बदलेगा, तो मेरा फैसला सुन, मैं कामिनी को अपनी बहू नहीं स्वीकारने वाली, मेरी बहू अवनी थी, है और रहेगी। अविनाश, माँ आप क्यों नहीं समझ रही है, मैं कामिनी से प्यार करता हूँ और उसे ही अपनी पति बनाना चाहता हूँ, और आप ही तो चाहती थी अवनी को कोई तकलीफ ना हो, तो जरा सोचो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, ये सोचकर उसे दुख नहीं होगा? मेरे इस फैसले से 4 जिंदगी वापस ठीक हो जाएगी, अवनी अपने प्यार विशाल से शादी कर लेगी और मैं कामिनी से। माँ कामिनी को अपनी बहू मान लो प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो लड़की मेरे घर की बहू बनने लायक है ही नहीं। नीता ने कहा। शिवानी, दीदी आप मेरी भतीजी की बेइज्जती कर रही है, क्यों नहीं है वो इस घर की बहू बनने लायक? अविनाश, क्योंकि कामिनी माँ के टाइप की नहीं है, उसका रहन सहन पहनावा एक मॉडल लड़की है, इसलिए माँ मानती है घर को नहीं संभाल पाएगी, इस बात का उन्हें डर है। नीता, हाँ क्योंकि वो मेरे घर को स्वर्ग से नर्क बना देगी। वरुण, हाँ तो उसे तो हम भाभी आपके हिसाब से बना लेंगे। भाभी मान जाइए, घर की लड़की है, शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। नीता, ठीक है, लेकिन शादी करने से पहले उसे मेरी सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी, तभी मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। कह दो पूरे 1 हफ्ते में उसकी परीक्षा लूंगी, घर के हर काम करना जानती है या नहीं, अगर उसे मंजूर है तो आ सकती है। वैसे क्या तुम्हारे रिश्ते के बारे में कामिनी के माँ पिताजी को पता है? अविनाश खुश होते हुए, हाँ माँ उन्हें पता है, उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन माँ उसे ये सब काम करवाने की क्या जरूरत है, घर में नौकर है ना। नीता, पैसा हाथ का मैल होता है, आज है कल नहीं, नौकरों को कैसे दोगे पैसे? अवनी की फैमिली को ही देख लो, कैसे एक ही झटके में सड़क पर आ गए, लेकिन उन्हें अपने काम आते हैं, इसलिए उनकी फैमिली अभी भी संभल गई। हर औरत को घर के काम आने ही चाहिए। कामिनी को फोन करके कह देना अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो कल आ जाए, उसकी परीक्षा कल से शुरू होगी, कहकर रूम से निकल गई। उसके पीछे वरुण और शिवानी भी निकल गए। अपने रूम में जाकर कामिनी को फोन करके सारी बात बताई। जब अविनाश ने उसे फोन किया तो कामिनी ने उसकी सारी शर्तें मान ली। अविनाश, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कामिनी इतना गिर जाएगी, माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुम अवनी की जगह कभी नहीं ले सकती, लायक ही नहीं हो। इधर विवेक दोनों बहनों को लेकर घर जा ही रहा था कि रास्ते में अवनी के दोस्त का घर पड़ा, जहाँ निशा रह रही थी, लेकिन वहाँ दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अवनी मन में, ये घर में ताला लगा हुआ क्यों है? निशा भाभी से कहा था ज्यादा घर से बाहर मत निकला करो, घर जाकर फोन करूंगी। तानिया, क्या हुआ दीदी, आप टेंशन में दिख रही हो? नहीं तो। विवेक, भाभी आप ज्यादा परेशान मत होइए, अविनाश की शादी हम लोग कामिनी से नहीं होने देंगे। अवनी, वो तो मैं खुद नहीं होने दूंगी, इस वक्त मैं जानती नहीं हूँ अविनाश की मजबूरी, जैसे ही जान गई तो कामिनी के गले की हड्डी ना बन गई तो कहना। विवेक, यस ये हुई ना बात। थोड़ी देर में विवेक ने अपनी कार अवनी के घर के सामने रोक दी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 30। दोनों बहनें कार से बाहर निकली। विवेक ने कार से अवनी का बैग निकाला। विवेक, अवनी भाभी मैं चलता हूँ, आपको जब भी मेरी जरूरत हो बेझिझक बोल देना। अवनी, बिल्कुल भैया, संभाल कर जाना। तानिया, घर पहुंचकर फोन जरूर कर देना। विवेक, जी। तानिया, अवनी भाभी को संभालना। अवनी, थैंक यू विवेक भैया।
You're welcome। विवेक कार स्टार्ट करके वापस चला गया। उसके जाने के बाद तानिया अपने घर की ओर बढ़ी, पर अवनी उदास वहीं खड़ी रही। तानिया फिर उसकी ओर मुड़ी। अवनी का उदास चेहरा देखकर पास गई। दीदी चलो घर में, क्या सोच रही हो? अवनी, छुटकी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है घर जाने की। क्या मुंह लेकर अंदर जाऊं? मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर अविनाश के साथ शादी की थी। तानिया, दीदी आपने शादी किस लिए की थी वो आप सबको पता है। नीलम, हाँ अवनी बेटा अंदर आजा, तुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। दरवाजे से आवाज आई। पूरा परिवार दरवाजा खोले खड़ा था। दोनों बहनों ने नजर उठाकर देखी। भागती हुई नीलम के गले लग गई। अवनी ने जो अब तक आंसुओं को रोका हुआ था वो फूट फूट कर रोने लगी। अनिरुद्ध बैग उठाकर घर में ले गया। वापस सबके पास आया। तानिया गले से हटते हुए, मामी जी आप सब यहाँ दरवाजे पर, आपको कैसे पता चला हम दोनों बाहर खड़े हैं? अनीता, विवेक ने अभी फोन करके बताया। चलो अंदर चलो, किसी की नजर पड़ेगी तो पूछने लगेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। सब अंदर गए। नीलम अवनी को अपने रूम में ले गई। अवनी अभी भी रो रही थी। अनिरुद्ध, देखा माँ मैं जानता था ऐसा ही होगा। अवनी रो मत, हम सब तेरे साथ हैं। सब कसूर हमारे हालातों का है। अगर आज हमारे हालात अच्छे होते तो मेरी बहन की आंखों में आंसू ना होते। गुस्सा आ रहा है, अभी जाकर अविनाश को सबक सिखा कर आओ। कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। अवनी ने तुरंत बेड से उठकर अनिरुद्ध का हाथ रोका। अवनी, नहीं भाई क्या कर रहे हैं, गुस्से पर काबू रखिए, मैं ठीक हूँ और आप लोग चिंता मत कीजिए। अविनाश ने मुझे डाइवोर्स दिया है, मैं इस वजह से नहीं रो रही थी। मुझे तो इस बात पर रोना आ गया कि मैंने शादी को लेकर कितनी मनमानी करी, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। यशराज, तुझे तो माफ करना था क्योंकि तूने जो किया था वो नेक इरादों के साथ किया था। सब जानने के बाद तुझसे नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। अविनाश बहुत अभागा है जिसने कामिनी के लिए तुझे छोड़ दिया। उसके घर की बर्बादी शुरू समझो। अवनी, नहीं पापा ऐसा मत कहिए, भगवान न करे वो घर कभी बर्बाद हो और ना मैं कभी बर्बाद होने दूंगी। अनीता, अवनी तुझे अभी भी उस घर की चिंता है? हाँ बुआ, क्योंकि वो मेरा घर है। मैंने तलाक के पेपर्स पर साइन जरूर कर दिए, फिलहाल के लिए। नीलम, फिलहाल के लिए तू कहना क्या चाहती है अवनी? तानिया, मामी जी दीदी का मानना है कि अविनाश जीजू को कामिनी मजबूर कर रही है दीदी को तलाक देने के लिए, खुद से शादी करने के लिए। अवनी, हाँ माँ मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। अविनाश को छोड़कर सब मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। मैं अविनाश की मजबूरी का पता लगा कर ही रहूंगी। अभी तो फिलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ। नाश्ते में क्या बनाया है वो लाओ ना जल्दी। और भैया आप अपने ऑफिस नहीं गए? अनिरुद्ध, जा रहा हूँ। ओके तू नाश्ता कर, मैं निकलता हूँ। छुटकी अम्मी को अपने कमरे में ले जा और नाश्ता बनाकर दे दे और तू भी खा ले। तानिया, जी भैया बाय, चलो दीदी। तानिया अम्मी को अपने कमरे में ले गई। अपने दोनों के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। अवनी जैसे ही घर में अकेली हुई उसने निशा का फोन ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद आया। अवनी मन में, कमाल है निशा भाभी घर पर भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है। वो तो अपना फोन हमेशा ऑन रखती है। कहीं ऐसा तो नहीं निशा भाभी के बारे में कामिनी को पता चल गया हो, उसने निशा भाभी को किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। फिर भी एक बार पता लगा कर देखती हूँ, क्या पता निशा भाभी का फोन स्विच ऑफ हो, चार्ज लगाकर भूल गई हो। यही सोचते हुए अवनी ने नाश्ता किया। सोचते सोचते दोपहर हो गई। अवनी ने दोपहर में फिर से निशा का फोन ट्राई किया लेकिन इस बार भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अवनी, अब तो दोपहर हो गई, निशा भाभी का फोन अभी भी बंद आ रहा है। अब तो बस एक ही रास्ता है। अवनी ने अपना पर्स उठाया, उसमें से एक चाबी निकाली। वैसे तो मैंने ये सीसीटीवी कैमरा अपने दोस्त के घर निशा भाभी की देखभाल के लिए लगाया था कि भाभी घर में अकेली रहेगी, उनके साथ कुछ होता है तो कैमरे में कैद होगा। अवनी ने वापस चाबी पर्स में डाली। यशराज और नीलम के पास आई। यशराज, क्या हुआ अवनी बेटा? पापा मेरा मन नहीं लग रहा है घर में, मैं अपनी फ्रेंड से मिलाऊं, बहुत मन कर रहा है, कितने दिन भी हो गए हैं मैं अपनी फ्रेंड आशा से मिली नहीं हूँ। नीलम, अवनी बेटा तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, किसी और दिन चली जाना, अभी कहीं नहीं जाएगी। माँ जाने दो ना। नहीं मैंने मना किया ना। यशराज, अरे नीलम अवनी जाना चाहती है तो जाने दो, अवनी सहेली से मिलेगी उसे अच्छा लगेगा। ठीक है अवनी बेटा जा, पर तानिया को अपने साथ ले जाना अपनी देखभाल के लिए। नहीं पापा तानिया पढ़ाई कर रही है बुआ के कमरे में, उसे करने दीजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। यशराज, नहीं बेटा तू अभी इतनी ठीक नहीं हुई है। नहीं बाबा मैं ठीक हूँ और यही पास में जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। यशराज, अच्छा ठीक है जा, जल्दी आ जाना ध्यान से। अवनी खुश होते हुए, थैंक यू पापा मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाय। अवनी घर से निकलते ही ऑटो में बैठकर अपनी फ्रेंड के घर पहुंची। घर में अभी भी ताला लगा हुआ था। अवनी को कुछ गलत होने की आशंका घर पर ही हो गई थी। बस यहाँ ताला सुबह से लेकर दोपहर तक लगा देखकर यकीन हो गया कुछ गलत हुआ है। अवनी घर के करीब गई, पर्स से चाबी निकाली, ताले में लगाई, घर के अंदर गई। दरवाजे के ठीक सामने घड़ी के पास अवनी ने कैमरा लगाया था। उसने तुरंत वीडियो फुटेज देखी। रात की वीडियो देखकर और घबरा गई। निशा को सच में किडनैप कर लिया गया था, पर किडनैप करने वालों का फेस अंधेरे में ज्यादा दिखाई नहीं दिया। मुंह पर रुमाल बांधने की वजह से वो दिख नहीं पा रहे थे। अवनी घबराते हुए, निशा भाभी किडनैप हो गई, तभी उनका फोन बंद आ रहा है, इसमें पक्का उस कामिनी का हाथ है। तभी वो मुझे कल चैलेंज कर रही थी कि मेरे पति को मुझसे छीन कर रहेगी। अब समझ आया अविनाश क्यों इतना मजबूर हो गए। चलो कोई नहीं, निशा भाभी कामिनी के पास है तो सेफ होगी। अविनाश के साथ शादी करने के लिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कामिनी तुम्हें अविनाश चाहिए ना, मैं देती हूँ। तुमने निशा भाभी को किडनैप करके मेरे ही नहीं अविनाश के दिल में भी अपने लिए नफरत पैदा कर ली है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे अविनाश के साथ शादी करती हो। आ रही हूँ वापस। हे भगवान मुझे अविनाश के पास जाना होगा, इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत थी और मैं उन्हें छोड़ आई। अवनी ने फ्रेंड के घर को लॉक किया, वापस अपने घर के लिए निकल गई। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM।